आज हम मलाजपुर शहर के अंदर होने वाले एक घोस्ट फेयर यानी कि भूत मेला के ऊपर पूरे अच्छे से डिटेल्ड स्टडी की बात करने वाले हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी क्रीपी टॉपिक। सो मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहना, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। मलाज का जो ये घोस्ट फेयर है, अगर हम इसकी फोकलोर्स की माने तो इसकी शुरुआत जो करी गई थी वो अराउंड 1770s के टाइम में कर दी गई थी एंड इसकी शुरुआत गुरु बाबा साहेब नाम के एक गुरु ने करी थी जो कि मलाजपुर के अंदर ही रहा करते थे। गुरु बाबा साहेब जो थे वो अपनी स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग पावर्स के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे एंड पूरे दुनिया के लोग गुरु बाबा साहेब के पास आते होते थे गाइडेंस गैदर करने के लिए। एक ऐसी लेजेंड भी नरेट करी जाती थी मलाजपुर के बच्चों के अंदर कि जो बाबा साहेब हैं उनके अंदर इतनी ज्यादा दिव्य शक्तियां भी हैं कि वो मिट्टी को गुड़ के अंदर एंड पत्थरों को कोकोनट्स के अंदर भी बदल दिया करते थे। एंड जब बाबा साहेब के ये मिरेकुलस इंसिडेंट्स इतने ज्यादा वायरल होने लगे तो उन्होंने वो पॉपुलैरिटी भी गेन करना शुरू कर दिया था जो कि वो शायद डिजर्व भी करते थे। इनकी इन गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज के अंदर एक और ऐसा गिफ्ट भी था जो कि काफी ज्यादा चर्चित था एंड आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने शायद इसको गेस भी कर लिया होगा एंड वो था कि इंसानों के अंदर जो भी इविल स्पिरिट्स की पोजीशन है उनको उनसे हमेशा के लिए मुक्त करना। एंड मध्य प्रदेश के इस छोटे से गांव के अंदर न जाने कितने हजारों लोग आने लगे अपने आप को इस चीज से हमेशा के लिए मुक्त करने के लिए, इस भूत मेला का पार्ट बनने के लिए। बाबा साहेब जो थे वो अपनी ब्लेसिंग्स के चलते इतने ज्यादा फेमस हो गए थे कि उनको अब डीओजी महाराज के नाम से भी पुकारा जाने लगा एंड अगर हम इसको सिंपल भाषा में ट्रांसलेट करें तो इट मीन्स द किंग ऑफ प्रीस्ट्स। बहुत सारे गांव वाले लोगों के मुताबिक अगर बाबा डीओजी इनके यहाँ पर नहीं होते तो शायद इनके एंसेस्टर्स जो कि इविल पावर से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे उनसे कभी मुक्त ना हो पाते एंड आज शायद उनका जन्म भी यहाँ पर नहीं हो पाता। मलाजपुर के अंदर एक टेंपल है जिसको सिंपली द मलाजपुर टेंपल बोला जाता है एंड ये जो टेंपल है ये वहां के घोस्ट फेयर का कोर माना जाता है एंड ये जो टेंपल है ये उस बैनियन ट्री से बहुत ही ज्यादा पास में ही बिल्ड करा गया है जहां पर बाबा साहेब ने लास्ट अपनी सांसें ली थी बिफोर ही वाज पुट टू रेस्ट फॉरएवर। एंड बाबा साहेब के जो भी अभी सक्सेसर्स हैं या जो क्लेम करते हैं कि बाबा साहेब उनके एंसेस्टर्स थे उन सबका अब यहाँ पर एक ही टास्क है कि जितने भी लोग यहाँ पर आज भी आते हैं अपने अंदर बहुत ही ज्यादा इविल पावर लेकर उनको उनसे मुक्त कराना एंड बाबा साहेब की लेगेसी को जो है आगे हमेशा के लिए कंटिन्यू रखना। एंड इस भूत मेला के कॉन्टेम्परेरी टाइम्स के अंदर ये एक्सॉर्सिज्म्स तो बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं इन लोगों के द्वारा। गुरु बाबा साहेब के आज भी इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं कि इवन आफ्टर हिज डेथ दिसंबर जनवरी जब ठंड के महीने चल रहे होते हैं उस टाइम पर इनकी कब्र के पास में इतने ज्यादा विजिटर्स आते हैं कि कभी कभार तो हैंडल करना ही मुश्किल हो जाता है वहां के जो भी अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा। लाइक इट इज लिटरली क्रेजी ऑफ अ सीन कि इतने ज्यादा फॉलोअर्स आज भी गुरु डीओजी बाबा साहेब को इतना ज्यादा मानते हैं। टेंपल की हिस्ट्री तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, आई टोटली एग्री विद दैट। लेकिन टेंपल का जो एनवायरनमेंट है अगर आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताऊं, टेंपल बेसिकली आई मेंट टू से कि जो भी घोस्ट फेयर्स एंड जितने भी वहाँ के विजिटर्स हैं इस टाइम के दौरान के उसका एनवायरनमेंट अगर आपको बताऊं तो दैट माहौल दैट एनवायरनमेंट इज रियली रियली टेरिफाइंग। हर साल होने वाले इस भूत मेला के अंदर मलाजपुर टेंपल के आसपास में आपको बहुत सारे पोजेस्ड लोगों की बहुत डरावनी चीखें हमेशा सुनने को मिलती रहेंगी एंड इन चीखों के साथ साथ में आपको ये प्रेयर्स भी सुनने को मिलती रहेंगी जो कि वहां के विक्टिम्स इन लोगों के लिए गा रहे होते हैं। एंड जितनी भी ये आरती एंड प्रेयर्स हैं ये दिसंबर की अमावस्या की रात के अंदर करी जाती हैं एंड इट इज अ वेरी वेरी हॉरिफाइंग सिनेरियो टू वॉच। भूत मेला जो है वो जनवरी के फुल मून जिसको मघ पूर्णिमा भी बोला जाता है एंड ये भी कहा जाता है कि ये पूरे साल का सबसे होलीएस्ट डे माना जाता है उस टाइम तक चलता है। एंड इस मेला के अंदर सिर्फ आज के टाइम में वही लोग नहीं है जो बाबा साहब के सक्सेसर्स हैं, इवन यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे पंडित लोग भी मिल जाएंगे एंड इवन काफी हायर ऐसे गॉड प्रीस्ट टाइप के लोग भी मिल जाएंगे जो कि आपको हीलिंग करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं जस्ट लाइक द सक्सेसर्स ऑफ बाबा साहेब। आपकी बस श्रद्धा एंड मन बिल्कुल साफ होना चाहिए एंड आप लोगों को बिलीव होना चाहिए इन लोगों के ऊपर एंड दे कैन हेल्प यू रियल आउट देयर।
अब हम एग्जैक्टली कट टू कट पॉइंट टू पॉइंट अब इस चीज के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली में इस घोस्ट मेला के अंदर होता क्या है। लाइक अगर आप लोग कभी वहां पर जाकर विजिट करते हो तो आप लोगों को क्या क्या चीजें एग्जैक्टली में देखने के लिए मिल सकती है। मलाजपुर का जो एक घोस्ट फेयर है, ये जो भूत मेला है, ये आज के टाइम में ये बस इसी चीज के लिए एक चीज नहीं बन गई है कि आप लोगों को इविल स्पिरिट से मुक्ति मिल जाएगी। ये आज के टाइम में इससे भी बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। ये उन लोगों के लिए एक लास्ट बीकन ऑफ होप भी बोला जाता है जो कि न जाने कितने सालों से इस चीज से गूंज रहे हैं। कई लोग तो इसको मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल से भी ज्यादा प्रसिद्ध मानते हैं अपने आप को इविल स्पिरिट से मुक्त करवाने के लिए। एंड इतने ज्यादा लार्ज स्केल्स के अंदर यहाँ पर एक्सोर्सिज्म्स एंड पोजेशन एक्सोर्सिज्म्स परफॉर्म करे जाते हैं घोस्ट फेयर्स के अंदर कि लाइक यहाँ पर गिनती करना भी मुश्किल है। दिसंबर के एंड में अगर आप यहाँ पर जाओगे विजिट करने के लिए तो आप देखोगे कि लोगों की भीड़ लगी हुई है। न जाने कहाँ से लोग अपने लव्ड वंस को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं एक लास्ट रे ऑफ होप की तरह कि यहाँ पर आने के बाद फाइनली जो चीज इनके अंदर आ चुकी है उससे ये हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होगे कि इन लोगों को पता कैसे चलता है कि हमारे जो भी लव्ड वंस हैं या फिर आसपास के लोग हैं वो सच में किसी ऐसी एंटिटी से पोजेस हो चुके हैं। सो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कॉमन ट्रेट्स जो ऐसे लोगों के अंदर देखे जाते हैं वो कुछ ऐसे हैं। उनकी आंखों के अंदर आपको बहुत ज्यादा लाल रंग देखने के लिए मिल जाएगा। उनकी आवाज बहुत ही ज्यादा कैकोफोनस सी होती है, यानी कि ऐसी आवाज जो कि लगता था कि मिक्सचर है बहुत सारे लोगों की आवाजों का। उनकी गर्दन हमेशा वायलेंटली मूव करती हुई आपको दिख जाएंगी एंड उनके चेहरे पर हमेशा गुस्सा एंड बहुत ही ज़्यादा मिजरी वाली फील आपको फील होगी। ये कुछ सिम्टम्स हैं वहाँ के पोजेस्ड लोगों के। कितने सारे केसेस तो यहाँ पर आपको ऐसे देखने के लिए भी मिल सकते हैं एंड सुनने के लिए डेफिनेटली मिल ही जाएंगे कि जितनी बार भी यहाँ पर ये लोग अपने पोजेस्ड लोगों को लेके आते हैं तो वो पोजेस्ड लोग न जाने किस हद तक चले जाते हैं उन लोगों को डैमेज पहुँचाने के लिए। इवन उनको यहाँ तक मारने की भी कोशिश करते हैं। एंड सिर्फ लव्ड वंस को नहीं, जो भी यहाँ पर हायर प्रोफेशनल्स एक्सॉर्सिज्म्स वगैरह परफॉर्म करने वाले होते हैं उनके ऊपर भी ये लोग कभी कभार अटैक करने की कोशिश करते हैं। एंड ये सब नज़ारा देखकर ऑब्वियसली किसी को भी बहुत ही ज़्यादा सोरो फील होगा एंड वो खुद भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करेंगे अपने उस लव्ड वंस के लिए जो कि ये सब हरकतें कर रहा होता है या कर रही होती है। जितने भी एक्सॉर्सिज्म यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं वो गुरु बाबा साहेब का जो फंडा था उसी को फॉलो करते हैं। एंड सूरज जब सेटल डाउन हो जाता है, अच्छे से डूब जाता है, उसके बाद में ही ये प्रक्रिया शुरू करी जाती है लोगों के ऊपर। यहाँ पर लेकिन पोजेस्ड लोगों को लाना इतना ज्यादा आसान नहीं है। कोई भी इविल स्पिरिट ऐसी होली जगह को बहुत अच्छे से सहन तो ऑब्वियसली नहीं कर सकती। इसी वजह से टेम्पल ग्राउंड्स के अंदर कहा जाता है उन लोगों को, उन विक्टिम्स को जो कि इन पोजेस्ड लोगों को अपने साथ में लाए होते हैं कि तुम इनको टेम्पल ग्राउंड्स के आसपास में लेकर आओ, यहाँ पर लेकर आओ। इधर जो है मेन एक्सॉर्सिज्म वाला जो भी सारा शेड्यूल है वो परफॉर्म किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर लाने के लिए काफी सारे लोगों की आप स्टोरीज वगैरह जान सकते हो एंड उनसे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि टेम्पल ग्राउंड्स तक इन लोगों को, इन एंटिटीज को लाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत मशक्कत उन्हें करनी पड़ती है, कितनी ज्यादा फोर्सफुली इन्हें यहाँ पर लेकर आना पड़ता है। बिकॉज उनके अंदर जो रेजिस्टेंट पावर होती है, जो रेजिस्ट करने की पावर होती है, दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। लेकिन फिर भी जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं टेम्पल ग्राउंड्स के अंदर तक इन लोगों को लाने के लिए, उसके बाद में भी इनका ये जो भी हॉन्टेड सफर है खत्म नहीं होता है। यहाँ से तो बस शुरू ही होता है। बिकॉज वहां पर आने के बाद जब इनके ऊपर एक्सॉर्सिज्म वाली चीजें परफॉर्म करनी शुरू हो जाती हैं, तब जो आवाजें, जो चीखे इनके लव्ड वंस के अंदर से निकल रही होती हैं, आई डोंट थिंक कोई भी अपने ही प्यार करने वालों को कोई ऐसा होता हुआ देख सकता है। लाइक कोई प्यार करने वाला ना भी हो, कोई दूर का भी बंदा होगा ना, उस तक को भी बहुत ज्यादा बुरा डेफिनेटली फील होने वाला है इन लोगों के लिए। टेम्पल ग्राउंड्स के अंदर प्रक्रिया परफॉर्म करने के बाद में जो भी पोजेस्ड व्यक्ति होता है वो अब थोड़ा कंट्रोल में आ चुका होता है। एंड फाइनल स्टेप के लिए वहां पे जो एक हायर पंडित बैठे होते हैं जो कि सबसे ज्यादा ऊपर होते हैं उन सारे लोगों से जो यहाँ पर काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके पास में लेकर जाया जाता है। बिकॉज ये माना जाता है कि लास्ट की जो प्रक्रिया के अंदर जो एकदम फ्री कर सकती है एक इंसान को एक इविल स्पिरिट से, वो करने की पावर सिर्फ इन्हीं पंडित के पास में होती है। ये जो पंडित होते हैं ये मोस्टली केसेस में एक मेल पर्सन ही होता है। एंड पोजेशन को परफॉर्म करने के लिए जो पोजेस्ड व्यक्ति की बॉडी होती है उनको इस हेड पंडित के बिल्कुल सामने रख दिया जाता है। देन उसके बाद ये जो पंडित जी होते हैं वो पोजेस्ड आदमी या फिर औरत के बालों को पकड़कर उसके अंदर जो इविल स्पिरिट होती है उससे क्वेश्चन आंसर थोड़ा बहुत शुरू कर देते हैं उसको मुक्त करने से पहले। एंड सबसे पहला क्वेश्चन जो अक्सर उनसे पूछा जाता है वो ये होता है कि तेरे वेयर अबाउट्स कहाँ हैं, मतलब तू कहाँ से आई एंड ऑल दैट।
कौन कौन है भाई के साथ में? हाँ? सब चले गए हैं। अकेली रह गई? हाँ। एंड जब ये पहला क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो उसके बाद में थोड़ी बहुत और क्वेश्चनिंग के बाद में एंड वेरी टिपिकल क्वेश्चन सच एज वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू वांट, व्हाई आर यू इन दिस बॉडी, ये सब पूछने के बाद में इनकी असली प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए इस इविल एंटिटी को यहाँ से निकालने की। वाइल बहुत सारी इविल स्पिरिट्स अपने ये राज खोल देती हैं, लेकिन इनमें से कई इतनी ज्यादा जिद्दी होती हैं कि वो दर्द सह लेंगी, हर टाइप का टॉर्चर सह लेती हैं, लेकिन अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोलती। लास्ट की प्रक्रिया फॉलो करने के लिए पंडित जी जो हैं, जो हेड पंडित जी हैं, वो एक ऐश लाइक स्ट्रक्चर अपने हाथ में लेते हैं एंड पूरा फोर हेड पर लगा देते हैं। फोर हेड पर लगाने के बाद में उस पोजेस्ड व्यक्ति को एक होली ब्रूम से जो है हल्का हल्का तरीके से मारा जाना शुरू कर दिया जाता है। एंड साथ ही साथ में जब ये सब चीज़ें चल रही होती हैं तो गुरु बाबा डीओजी की जय, गुरु बाबा डीओजी की जय वाले चैंट्स चल रहे होते हैं। माना जाता है कि जो ब्रूम का ये यूज़ करते हैं वो इविल स्पिरिट्स के ऊपर यूज़ करने के बाद में उनकी पावर बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है, उन्हें कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा रिलेटिवली ईजी हो जाता है। वंस जो ये इविल स्पिरिट होती हैं वो सारा कन्फेस कर देती हैं इस बॉडी के अंदर आने का अपनी जो भी कारण होते हैं उन सबको, देन जो हेड पंडित होते हैं वो उसे ऑर्डर करते हैं या फिर समटाइम्स आराम से भी पूछते हैं इस शरीर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देने के लिए। एंड यहाँ पर एक और मेरे को काफी ज्यादा फैसिनेटिंग सी चीज जानने को मिली कि इन स्पिरिट्स को थ्रेटन भी करा जाता है, लेकिन ये कोई ऐसी वैसी थ्रेट नहीं होती कि तू वापस आ गई तो हम तुझे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे या फिर तू कभी भी मुक्ति नहीं पा पाएगी या ऐसा कुछ नहीं। ये जो थ्रेटन होता है ये आप लोग भी मेरे को बताना कि एग्जैक्टली में ऐसा क्यों किया जाता है या फिर इसके पीछे क्यों ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये थ्रेटनिंग काफी ज्यादा अलग तरीके से है। उस स्पिरिट को ये बोला जाता है कि अगर तू वापस इस शरीर के अंदर आई या फिर किसी भी शरीर के अंदर जाकर तूने ये सब हरकतें करी तो हम तेरे को लोअर कास्ट के लोगों के घर का पानी पिलाना शुरू कर देंगे। आज से ये बाइक सताऊं चमार कुंड का पानी पीऊं। इस भाई को सताऊं तो चमार कुंड का पानी पीऊं। आज से इस बाइक सताऊं चमार कुंड का पानी। आज से इस भाई को सताऊं तो चमार कुंड का पानी। एंड ऐसा बोलने के बाद में हेड पंडित उस इविल स्पिरिट को ये भी बोलते हैं कि मलाजपुर के अंदर 3 ऐसे बैनियन ट्री हैं जो कि बहुत ही ज्यादा होली माने जाते हैं एंड तुम्हारी आत्मा को भी शांति मिलेगी। उन तीनों में से किसी को भी अपना घर बना लो एंड अपनी बाकी की इटर्निटी वहां पर जाकर जियो। एंड उस स्पिरिट के स्मूथ डिपार्चर के लिए उस टेम्पल ग्राउंड से जो बैनियन ट्री का जो सफर है वो बिल्कुल क्लीन हो, इसी वजह से वहां पर कोई भी रुकावट नहीं होती, रास्ते के बीच में कुछ भी रखा नहीं जाता एंड एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता उस स्पिरिट को उस बैनियन ट्री तक का दिखाया जाता है। एंड ये वही बात भी है जहां पर आज के टाइम में भी हेड पंडित्स अपना मोस्टली टाइम गुजारते हैं। शायद वो इसलिए भी अपना टाइम यहाँ पर गुजारते हैं कि जो भी इविल स्पिरिट्स को वो फ्री करके इन बैनियन ट्रीज के आसपास में लेकर आए हैं उनका भी ये ख्याल रख पाए, उनको भी नाराज ना करें ताकि वापिस से जाकर ये सारी चीजें रिपीट ना हो। एज सून एज द इविल लेफ्ट द विक्टिम बॉडी, जो विक्टिम होता है वो अनकॉन्शियस होके हमेशा फॉल डाउन कर ही जाता है। लाइक इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ट्रेट ये जानने के लिए कि इविल स्पिरिट अब इस बॉडी के अंदर नहीं है। एंड एकदम फाइनल स्टेप जो होता है वो ये होता है कि गंगा जल इनकी बॉडी के ऊपर अच्छे से छिड़का जाता है ताकि जो भी थोड़ी बहुत भी अपवित्रता रह गई हो वो एकदम खत्म हो जाए। एंड यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रेजी बात यह है कि विक्टिम को जब वापस उसके घर वाले या लव्ड वंस ले जाते हैं एंड जब उनको होश आने लगता है, तब होश आने के बाद में उनको लिटरली कभी भी 1 सेकंड की भी वो चीज याद नहीं होती उतने दिनों से जितने दिनों से ये पोजेस्ड होते हैं। लाइक दिस इज वेरी हॉरिफाइंग टू इवन थिंक अबाउट कि आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ में हो क्या रहा है। बहुत ही ज्यादा रेयर चांस है कि जो भी विक्टिम्स यहाँ पर आए हैं अपने पोजेस्ड लोगों को लेकर वो अनट्रीटेड ही वापस जाएंगे। इतनी ज्यादा पावर है इस घोस्ट फेयर के अंदर कि यहाँ पर आपको अपना हीलिंग सोल्यूशन मिल ही जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप अनट्रीटेड रह जाते हो बाय चांस तो आपके लिए मेहंदीपुर बालाजी जैसे ऑप्शन स्टिल अवेलेबल हैं जहां पर जाकर आप ये सब चीजें अपने ऊपर परफॉर्म करवा सकते हो। इस भूत मेला के अंदर जाने के लिए बहुत सारे ऐसे रूल्स भी हैं जिसको आप लोगों को अच्छे से दिमाग में रखना होगा, क्योंकि अगर आपने इनको मिस कैरेज कराया, मिसअंडरस्टूड करा तो आपके ऊपर न जाने किस किस टाइप के घोस्ट अटैक्स हो सकते हैं। मे बी आप खुद भी किसी इविल स्पिरिट से पोजेस हो सकते हो जो कि इन बैनियन ट्रीज के अंदर ही रहा करती हैं इन सारी मुक्ति के बाद से। एंड इनमें से कई घोस्ट अटैक्स तो इतने ज्यादा कॉमन है कि जो पोजेस्ड बॉडी होती है वो एकदम से एकदम नॉर्मल बिहेव करने लगती है, लाइक कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन फिर जैसे ही विक्टिम को लगता है कि इनका पर्सन यहाँ पर आने के बाद ठीक हो
गया है उसके जस्ट बाद में जो घोस्ट अटैक, जो नजारा उनको देखने को मिलता है, जो हानि उनको पहुंचाई जाती है, उसके बाद में उससे रिकवर करना इज डेफिनेटली वेरी हार्ड। इसी वजह से इन रूल्स को कहा जाता है कि अच्छे से फॉलो करना, बिकॉज अगर यहाँ पर कोई अनहोनी होती है तो सिचुएशन बद से बदतर ही होती है, कभी भी ठीक नहीं होती। सबसे पहला रूल एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल जो बोला जाता है कि घोस्ट फेयर के अंदर ये बैनन ट्रीज जो हैं, जो ये हॉली बैनन ट्रीज हैं, इनके आसपास में स्पेशली इनके अंदर कोई भी नहीं घूमेगा, बिकॉज एज वी ऑल टॉक्ड अबाउट कि यहाँ पर रास्ता है इविल स्पिरिट्स का आने का। एंड अगर आप इसके नीचे घूम रहे होगे उस टाइम पर जहां पर से एक इविल स्पिरिट यहाँ पर आ रही होगी, तो वेरी वेरी पॉसिबल कि आप उस एविल स्पिरिट के रास्ते में आ जाओगे एंड वो एविल स्पिरिट आपको भी पोजेस कर लेगी। स्पेशली अगर आप एक लेडी हैं तो ऐसा करने की तो बिल्कुल भी मत कोशिश करना, बिकॉज बोला जाता है कि ये जो एविल स्पिरिट्स हैं ये वुमेन की बॉडीज को ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करती हैं कंपेयर टू अ मेल पर्सन। कुछ लोगों का इस घोस्ट फेयर से लेकर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि मैं आप लोगों के सामने एड्रेस करना चाहूंगा एंड आप मेरे को बताना कि वेदर दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग। वहां पर जाने वाले काफी सारे लोगों का ये मानना है कि जो यहाँ पर प्रीस्ट्स हैं, जो हेड पंडित्स नहीं हैं, वो इमोशनली वीक हैं काफी ज्यादा, एंड देयरफॉर उनको देखकर ऐसा लगता है कि दे आर वर्नरेबल टू दीज स्पिरिट्स मोर देन द पोजेस्ड वन जो कि इनके सामने खड़े हैं। सेकंड, ये बोला जाता है कि जो एग्रेसिव बिहेवियर्स इन विक्टिम्स के ऊपर निकाला जाता है, दैट ब्रूम हिटिंग एंड ऑल दैट एंड द वे दे टॉक टू देम इज वेरी बिजार। अगर साइंटिफिक वे से देखें तो इट इज जस्ट अ ह्यूमन रूल वायलेशन, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट करा जाता है। हाँ, यहाँ पर हम डेफिनेटली पोजीशन का नाम देकर इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन व्हाट इफ जो लोग इस चीज़ में बिल्कुल भी बिलीव ही नहीं करते, उन लोगों को आप ये सारी हिटिंग एंड ऑल दैट कैसे एक्सप्लेन करोगे, राइट? एंड बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट्स की स्टोरीज भी आपको मिल जाएंगी जो ये बोलते हैं कि इतने ज़्यादा इनह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं इन भूत मेला टाइप की चीज़ों के अंदर कि हम तो चाहते हैं कि ये हमेशा के लिए रुक भी जाए। एंड घोस्ट फेयर के ऊपर भी काफी सारी ऐसी उंगलियां उठी थी इन्हीं प्रैक्टिसेस की वजह से, एंड काफी सारे ऐसे एक्टिविस्ट्स भी आए थे इसके सामने जिन्होंने बहुत ट्राई किया इसको बंद करवाने का। एंड शायद आगे आने वाले टाइम के अंदर घोस्ट फेयर जैसी ये चीजें हमेशा के लिए बंद भी हो जाए मलाजपुर के अंदर। अगर हम फिजियोलॉजिस्ट एंड साइंटिफिक तरीकों की बात करें तो जितने भी इन इल लोगों की बात करी जाती है, जितने भी इन पोजेस्ड लोगों की बात करी जाती है, साइंटिस्ट का तो ये कहना है कि सिंपली दीज आर द पीपल हु आर जस्ट सफरिंग फ्रॉम डिजीजेस लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, बेसिकली अ मेंटल इलनेस जिसकी वजह से वो ऐसे बिहेव करना शुरू कर देते हैं। द टेंशन बिटवीन द रिलीजियस बिलीव एंड द साइंटिफिक बिलीव ड्यूरिंग दीज टाइप्स ऑफ इंसिडेंसेस इज जस्ट वेरी ब्रूटल। लेकिन फिर यहाँ पर एक डाउट और इकट्ठा हो जाता है हम लोगों के माइंड में, एंड इवन मेरे माइंड में भी आया था कि अगर ये लोग दावा करते हैं कि यहाँ से वापस आने के बाद, यहाँ से अच्छे से ट्रीटमेंट लेने के बाद, एंड इवन प्लेसेस लाइक मेहंदीपुर, बालाजीपुर भी, वहां से ये सारी ट्रीटमेंट्स लेने के बाद में अगर ये लोग मेंटली इल होते, अगर इनको स्किज़ोफ्रेनिया होता, तो ये वो थोड़ी ना ठीक हुआ इनका, राइट? इनका तो पोजेशन वाला पार्ट ठीक हुआ। तो फिर इन सब एक्टिविटीज के चलते अगर ये ठीक हो रहे हैं तो क्या सच में इनको मेंटल इलनेस थी, या फिर सच में जैसा दावा किया जाता है कि ये लोग पोजेस थे वो सच है? दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, आई नो, बट यू गॉट द पॉइंट। एंड मैं आप लोगों की राय डेफिनेटली जरूर सुनना चाहूंगा। पोजेशन वाले जितने भी केसेस होते हैं उन सब के अंदर क्या सच में लोग पोजेस्ड होते हैं किसी इविल पावर के थ्रू, या फिर सच में द साइंस इज राइट? वेल, अपने थॉट्स नीचे जरूर लिखना। एंड डू यू नो कि इंडिया में मलाजपुर का ये घोस्ट फेयर ही सबसे ज्यादा एक ऐसा फेमस घोस्ट फेयर नहीं है। काफी सारे गांवों के अंदर तो आपको उनके बैकयार्ड के अंदर आपको ऐसे भूत मेला होते हुए दिख जाएंगे। बिहार जैसे शहरों के अंदर भी लार्ज स्केल के अंदर एक ऐसा घोस्ट मेला होता है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई एंड अगर आप ऐसे और भी घोस्ट फेयर्स के बारे में जानना चाहते हो तो ये भी प्लीज जरूर मेरे को कमेंट करके बताना। तो गाइस, अब जो रेडिट हॉरर स्टोरी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ वो कनाडा से एक रेडिट यूजर ने शेयर करी थी इंटरनेट के ऊपर, एंड इनकी स्टोरी काफी ज्यादा क्रीपी लगी मेरे को, इवन दो इट इज शॉर्ट एंड स्वीट बट नॉट दैट मच स्वीट, एंड यू विल नो व्हाई। सो जस्ट डाइव इन करते हैं इनकी स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी है अर्ली 2000s के टाइम की, जब मैं कनाडा के अंदर रहा करता था। एंड कनाडा के हम स्मॉल फर्स्ट नेशन रिजर्व के अंदर रहा करते थे। बेसिकली ये मान लो कि जैसे हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं उस टाइप का कुछ हिसाब, लेकिन कनाडा कंट्री का। लेकिन जो लोकेशन हमें एलोकेट हुई थी वहां पर जाने के
बाद से ही मेरे साथ में एंड मेरी फैमिली के साथ में बहुत ज्यादा एबनॉर्मल चीजें एज ऑलवेज होना शुरू हो गई थी। आप लोगों के साथ में सारी चीजें मेंशन करना चाहता हूँ कि 2001 एंड 2002 का एक ऐसा टाइम था मेरे लिए जब मैं अपने स्कूल से खुद अकेला पैदल आया करता था। मेरे एक फैमिली के पास में इतने ज्यादा मीन्स नहीं होते थे कि वो मेरे को कैब या फिर ऐसी किसी ट्रांसपोर्ट मीन्स के लिए पैसे दे सके। मेरे पापा एक कंस्ट्रक्शन वर्कर थे एंड जो लाइफ वो हमें दे रहे थे वो भी हमारे लिए जीनी बहुत ज्यादा मुश्किल थी। सो इसके अलावा और कुछ ऊपर से मांगना इनसे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था हमारे लिए। इवन मेरी 2 सगी बहनें भी थी। मेरी एक जो बहन थी वो सिंगल थी एंड वो एक लोकल गैस स्टेशन के ऊपर काम किया करती थी। मेरी जो दूसरी बहन थी उनका एक बॉयफ्रेंड था एंड वो दोनों मिलकर भी एक अलग गैस स्टेशन के ऊपर काम किया करते थे जो हमारे घर से थोड़ा दूर हुआ करता था। एंड अगर मैं आपको अपनी मॉम के बारे में बताऊं तो उनकी कहानी काफी ज्यादा डिफरेंट है हम सबकी कहानी से, बिकॉज वो हमारे साथ में नहीं रहा करती थी। वो हमसे काफी ज्यादा दूर कनाडा के किसी और शहर में रहा करती थी जो हमसे करीब 600 किलोमीटर की दूरी पर था। एक्चुअली में वो वहां पर इसलिए गई हुई थी बिकॉज उन्होंने एक बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया हुआ था। एंड ये सारी जो है ये तो हो गई मेरी फैमिली की जितनी भी बैकग्राउंड मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकता था मैंने कर दी। लेकिन अब जो चीज मैं एग्जैक्टली शेयर करना चाहता हूँ जो कि रेलेवेंट भी है मेरी स्टोरी से वो ये है कि जब भी एंड आई लिटरली मेंट इट कि जब भी, चाहे मैं घर से कुछ ग्रोसरी लेने से वापस घर में आऊं, चाहे मैं अपने स्कूल से वापस घर में आऊं, जब भी मैं उस घर का गेट खोलता था एंड एंटर करता था मेरे को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आना शुरू हो जाती थी उस जगह से। हर बार जब भी मैं गेट का हैंडल पकड़ता था मेरे को ऐसा फील होता था कि इसको खोलते खोलते मेरे को कोई हमेशा घूरता हुआ देख रहा है। हालांकि इस टाइम पर मैं छोटा था एंड हमारे यहाँ के रूल्स के हिसाब से जिस एज का मैं था मैं वर्क नहीं कर सकता था। इवन दो आई वांटेड टू हेल्प माय फैमिली लेकिन मैं हेल्प नहीं कर सकता था। इट इज एक्चुअली व्हाट इट इज। लेकिन मेरी दोनों बहनें भी बाहर होती थी, मेरे पापा भी बाहर होते थे, तो घर में आने के बाद मोस्टली टाइम शाम तक तो मैं अकेला ही रहता था। लेकिन अकेला रहना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वहां पर मेरे कजन्स भी रहा करते थे जस्ट पास में ही, तो मैं हमेशा उनके घर पे चला जाता था टाइम स्पेंड करने के लिए। हालांकि जब मेरे कजन्स भी किसी दिन अवेलेबल नहीं होते थे तो मैं बस जाकर अपने घर के गार्डन एरिया में जाकर टाइम स्पेंड कर लेता था, क्योंकि वो दौरान ऐसा था 2001, 2002, 2003 का टाइम जब हम बच्चों के पास में बहुत ज्यादा कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं होते थे टाइम स्पेंड करने को। लेकिन हाँ एग्जैक्टली में एक चीज अच्छी ये जरूर थी एंड मैं आप लोगों को बताना भी भूल गया कि हमारे घर में 2 कैट्स एंड एक डॉग भी था जिनके साथ टाइम स्पेंड करना मेरे को बहुत ज्यादा पसंद था। तो जब मैं बहुत ज्यादा ही बोर हो रहा होता था तो मैं उन लोगों के साथ में गार्डन में जाकर काफी ज्यादा खेल कूद लिया करता था एंड एवरीथिंग वाज जस्ट ओके हैप्पी फॉर मी। मुझे ना बस घर के अंदर जाना पसंद नहीं था, मेरे को घर की अंदर की वाइब्स बहुत ज़्यादा जो है ईरी लगती थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगती थी। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता था, आई डोंट नो कि क्या हिस्ट्री इस जगह से जुड़ी हुई थी। लेकिन जब भी मैं घर के अंदर जाता था मेरे को बस पसीना छूटना शुरू हो जाते थे पूरी शरीर से। एंड ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं थी, इवन मैं अपनी बहनों से जब इस बारे में बात करने की कोशिश करता था तो वो भी यही चीज बोलने की कोशिश करते थे। लेकिन वो दोनों मेरे को ये कहकर चुप करा देती थी कि प्लीज पापा के सामने ये सारी बातें ज्यादा मत करियो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे ये सब चीजें सुनकर एंड इस जगह को बदलने की भी कोशिश कर सकते हैं हमारे लिए। लेकिन वी नो कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो बहुत ही ज्यादा बर्डन आ जाएगा उनके ऊपर, हमारी पूरी फैमिली के ऊपर। तो जैसा भी है एक बार यहाँ पर रहने की कोशिश करो, ज्यादा कंप्लेन करने की कोशिश मत किया करो। बट हाँ जो तुम कह रहे हो हमें भी सेम चीजें एक्सपीरियंस होती हैं यहाँ पर, बट इट इज ओके, जस्ट लाइक हमें बस अपने काम पर फोकस करना है। हमारे घर के अंदर ना 4 ऐसी पुरानी चेयर्स भी थी जिसके अंदर व्हील्स नहीं लगे होते, लाइक आप उस टाइम की गेमिंग चेयर्स मान लो। एंड ऐसी 4 चेयर्स हमारे घर में थी। एक दिन मैं अपने स्कूल से आकर बिल्कुल ही अकेला था। मेरे जो डॉग एंड जो 2 कैट्स हैं वो भी यहाँ पर नहीं थे, वो मेरे कजन्स के घर में गए हुए थे। इतने अकेले घर में मैं अपने कमरे के अंदर बैठा अपना होमवर्क करने की कोशिश कर रहा था एंड तभी सडनली मेरे को ये चीज रियलाइज होती है कि जो 4 चेयर थी उनमें से एक चेयर मेरे रूम के अंदर अपने आप धीरे धीरे खिसकती आ चुकी थी एंड उसके मूवमेंट की साउंड्स तो मेरे को पहले से ही आ रही थी लेकिन मैं इग्नोर कर रहा था। लेकिन जब मैंने उसको अपने कमरे के पास में देखा सो आई वाज लिटरली शिवरिंग फ्रॉम इनसाइड। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो मेरे लिए और भी ज़्यादा क्रेजी हो गया था, बिकॉज जो चेयर मेरे रूम तक आई थी उसको मैं अपने रूम के अंदर करके दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ। लेकिन उस चेयर को अंदर करने के बाद जो बाकी की 3-4 चेयर्स हमारी लॉबी एरिया में ऐसी पड़ी रहती थी उनके मूव अराउंड होने की आवाज़ें, उनके टायर नॉइसेस भी मेरे कान तक आ रही थी एंड आई लिटरली न्यू कि मेरे अलावा इस घर में कोई भी नहीं है। सो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि वो चेयर्स
के ऊपर कोई बैठ कर ये सब करने की कोशिश कर रहा है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग वो चेयर्स हमें इस घर के साथ में पहले से ही फर्निशिंग के अंदर मिली थी एंड मेरे को कभी भी इनके ऊपर बैठकर ऐसी वाइब नहीं आई कि मेरे को इनके ऊपर घूमना है या फिर इनके ऊपर बैठकर खुद को कंफर्टेबल करना है। मैं कभी बैठा भी नहीं एंड ना ही कभी बैठूंगा। ये सब चीजें एक्सपीरियंस करने के बाद तो वैसे भी बिल्कुल भी नहीं। इस टाइम पर तो मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मेरे फादर को छोड़कर लिटरली हम सब ने इस घर के अंदर बहुत ही ज्यादा अजीब चीजें एक्सपीरियंस करी हैं। उसी रात की बात है जब ये चेयर वाला इंसिडेंट मेरे साथ में हुआ। मैं सोने की कोशिश कर रहा था। मैं हमेशा अपना गेट खोल कर ही सोता था बिकॉज मैं बहुत ही ज्यादा एक डरपोक बच्चा हुआ करता था एंड मेरे को हमेशा ये फील होती थी कि अगर मेरे को कुछ भी अजीब लगा तो मैं फटाफट अपना गेट से बाहर चला जाऊंगा एंड अपने पापा के कमरे में चला जाऊंगा। लेकिन उस रात को अचानक से मेरी नींद खुल जाती है बिकॉज मेरे को बहुत ही ज्यादा डरावने सपने आ रहे थे जो पहले मेरे को कभी भी नहीं आए। नींद खुलते ही मैं देखता हूँ कि मेरे को मेरे बड़ी बहन की शैडो मेरे गेट पर खड़ी हुई दिखाई देती है। लाइक वो शैडो जैसी लग रही थी लेकिन हम इतना ज्यादा फेमिलियर थे ऑब्वियसली एक दूसरे से कि मैं उसको देखते ही समझ गया था कि ये मेरी बड़ी बहन है। उसको देखते ही मैं नींदों में पूछता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या चाहिए तुमको। मैंने 2-3 बार उससे ये सेम चीज पूछी लेकिन एक बार भी उसका रिप्लाई नहीं आया, एक बार भी उसने जवाब नहीं दिया। लेकिन फिर बाद में मैंने उसको इंसिस्ट किया कि जाकर प्लीज अपने कमरे में सो जाओ, मेरे को तंग मत करो, सुबह मेरा स्कूल भी है। ऐसा बोलकर मैं अपना मुंह दूसरी तरफ कर सो गया एंड उसकी धीरे धीरे फुटस्टेप्स की आवाज जब मेरे को आई तो मैं समझ गया था कि वो भी अपने रूम तक वापस चली गई है। सुबह उठकर मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे कमरे में इतनी रात में क्या करने आई थी। तो वो बोली कि मैं कब आई थी, उसको कुछ भी याद नहीं था। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज सी मेरे को फील हो रही थी। वो कहती कि मैं क्यों आऊंगी रात में तुम्हारे कमरे में, मेरा क्या काम। आई थॉट मेरी बहन वॉश में नहीं है या फिर शायद वो स्लीप वॉकिंग कर रही थी जो कि उसको भी नहीं पता था एंड मेरे को भी नहीं पता था। लेकिन कॉमन चीज है तो हो भी सकता है। लेकिन चाहे स्लीप वॉकिंग हो या फिर असली में मेरी बहन वहां पर थी या नहीं, दोनों ही सिनेरियो, तीनों ही सिनेरियो एग्जैक्टली में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा क्रीपी थे। मैं छोटा भी तो था इसलिए मेरे को ये सब चीजें ज्यादा ही इफेक्ट कर रही थी। चीजें ऐसी धीरे धीरे बढ़ती रही। अपनी स्टोरी को अगर मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूं तो अब आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि मेरी मॉम भी 1 साल बाद करीब आ चुकी थी अपनी डिग्री को कंप्लीट करके। लेकिन जिस दिन हमारे घर में हमारी मॉम वापस आई थी उस दिन हमें पहली बार उस घर से थोड़ी पॉजिटिव फील आई थी। पहली बार हमें ऐसा लग रहा था कि चीजें शायद नॉर्मल होने वाली है लेकिन शायद हम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गलत थे। बिल्कुल उसके अगले दिन ही मैं जब स्कूल से वापस आकर मैं अपनी दूसरी बहन यानी कि मेरी सबसे बड़ी वाली बहन से एक छोटी वाली बहन के रूम में जब गया था जो कि मेरे रूम के बिल्कुल बगल में ही था एंड इवन मेरे दीवार के अंदर ऐसे छोटे छोटे आर्टिस्टिक होल्स भी थे जिसकी वजह से हम एक दूसरे के रूम के अंदर नजर भी बना सकते थे। मैं वहां पर ये चीज नोटिस करता हूँ कि मेरी वो वाली सिस्टर एंड मेरी मॉम एक दूसरे से काफी ज्यादा रूडली बात कर रहे हैं जो कि ऐसा कभी मैंने पहले देखा नहीं था। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे और मेरी सिस्टर का जो रूम था बिल्कुल एकदम साथ साथ में जुड़ा हुआ था एंड जो मेरे रूम के वॉल के अंदर जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे आर्टिस्टिक से होल्स थे वहां से मैं उनकी इस कन्वर्सेशन को थोड़ा गौर से सुनने की कोशिश करता हूँ। इवन मैं देखने की भी कोशिश करता हूँ एंड देख भी पा रहा था। मैं ये भी नोटिस कर पा रहा था कि मेरी मॉम मेरी वो वाली सिस्टर के साथ साथ में उनका बॉयफ्रेंड भी उस कमरे में मौजूद था एंड वो बस साइड में खड़ा हुआ था। इवन तो मेरे को मेरी मॉम का चेहरा एंड मेरी सिस्टर का चेहरा बिल्कुल अच्छे से तो नहीं दिख रहा था, मे बी शायद लाइटिंग कंडीशंस के कारण से नहीं दिख रहा था, इवन उनके बॉयफ्रेंड का भी अच्छे से नहीं दिख रहा था। लेकिन जो चीज अभी मेरे साथ में हुई वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी। जैसे जैसे मैं उनके रूम की तरफ देख रहा था, उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था, मैं नोटिस करता हूँ कि उनका बॉयफ्रेंड मेरे को ये सब करते हुए देख लेता है एंड अचानक से वो अपनी पूरी की पूरी गर्दन मेरी तरफ घुमाकर मेरे तरफ धीरे धीरे चल के आने शुरू कर देता है। ये नजारा देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैं अचानक अपने बेड से उठा। बेड से उठते ही मैंने अपने सिस्टर के कमरे के दरवाजे को तेज से हाथ मारा एंड मैंने देखा अंदर कोई भी नहीं होता। मैं वापस अपने रूम की तरफ गया। वापस मैंने वॉल की तरफ से देखा तो आई वॉज लिटरली शॉक्ड। वापस से मेरे को दिख रहा है कि मेरी सिस्टर, उनका बॉयफ्रेंड एंड मेरी मॉम इस कमरे के अंदर मौजूद है, कुछ बातें करने की कोशिश कर रहे हैं एंड इनका बॉयफ्रेंड इस बार वापस सेम उसी जगह पर खड़ा है जहां पर वो पहले खड़ा था, लेकिन इस बार वो अपना पूरा का पूरा मुंह नीचे करके खड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं बोल रहा था वो। मेरी मॉम को थोड़ा थोड़ा आइडिया था इस घर की नेगेटिव वाइब्स की वजह से एंड वो एक बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन भी थी। तो इस जगह को शुद्ध करने के लिए वो काफी ज्यादा चीजें करती रहती थी, प्रेयर्स वगैरह करती रहती थी। हमारे घर में जितनी भी ग्लास विंडोज थी उसके पास में एक कांच का गिलास रखती थी जिसके अंदर नमक वाला पानी हुआ करता था हमेशा। लेकिन जो मेरी सबसे बड़ी बहन का कमरा था
उसके अंदर जब मेरी मॉम वो ग्लास रख के आई तो कुछ ही घंटों के अंदर पानी पूरा का पूरा काला पड़ गया था। हमने डेफिनेटली छोटी मोटी पैरानॉर्मल चीजें पूरी फैमिली ने कभी ना कभी हमारे फेस करी हैं, लेकिन इतनी ज्यादा चीजें एक्सट्रीम होती हुई हमने पहली बार ही नोटिस करी है हमारी फैमिली के अंदर। ये चीज अब इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि हमारी मॉम को तो हमने ये सब बताया, इवन उनको खुद भी दिख रहा था। मेरी मॉम ने इवन अपने हस्बैंड यानी कि मेरे फादर को भी इन सब चीजों से थोड़ा अवेयर करा। जब ये स्टोरी हमारे पूरे घर के अंदर फैल रही थी, इतने में ही हम सोचते हैं कि व्हाई नॉट एक बार इन सभी चीजों के ऊपर थोड़ी सी हिस्ट्री जानने की कोशिश करें, थोड़ी सी इसकी बैक स्टोरी जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे घर के अंदर। जब हमने हिस्ट्री जानने की कोशिश करी तो हमें पता चला कि जब जीटी रेलवेज को हमारे रिजर्व्स के बीच में से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए, हमें हिस्ट्री जानने के बाद ये थोड़ा पता चला कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में एंड इवन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में भी बहुत सारे सोल्जर्स की यहाँ पर ट्रॉमेटिक डेथ्स हुई हैं, बहुत ज्यादा सफर करा है उन्होंने एंड सफर कर करके भी उनको लास्ट में मौत ही मिली, वो भी बहुत ज्यादा दर्दनाक। एंड कई लोगों ने हमें ये भी बताया, शायद एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या रियलिटी है, हमें ढंग से नहीं पता है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि जितनी भी मौतें हुई थी, जितने भी यहाँ पर ग्रेव्स थे उन सोल्जर्स के, उन सबको रीलोकेट करने की कोशिश करी गई थी ये रिजर्व्स बनाने के टाइम पर। लेकिन जब भी सरकार हमेशा इन ग्रेव्स को रीलोकेट करने की कोशिश करती थी तो कुछ ना कुछ बुरा ऐसा हमेशा हो जाता था जिसकी वजह से उनका प्रोजेक्ट हमेशा रुक जाता था। बारी बार ये सब चीजें हो रही थी तो सरकार ने सोचा कि लीव इट, इन ग्रेव्स के ऊपर ही इन रिजर्व्स को बना दो, क्या ही फर्क पड़ता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा कुछ खास नहीं थी। इस जगह की हिस्ट्री जानने के बाद ऑब्वियसली वी वर ऑल शॉक्ड इन द फैमिली, लेकिन हिस्ट्री जानने के बाद भी हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं था जगह बदलने के लिए। सो हम कैसे ना कैसे करके लर्न कर रहे थे इस जगह पर रहने के लिए। कुछ टाइम तक छोटी मोटी चीजें होती रहती थी एंड हम काफी ज्यादा हैबिचुअल हो गए थे उसके साथ में रहने के लिए। कभी कभार चीजें एक्सट्रीम भी हो जाती थी, लेकिन फिर भी हम एज अ फैमिली उस चीज को हैंडल कर लेते थे। फॉर्चुनेटली कुछ सालों के बाद में हमने इस जगह को छोड़ दिया था एंड छोड़ने के बाद जिस जगह पर हम गए थे वहां पर जाकर फाइनली हमें वो लाइफ मिली जो कि हम सब डिजर्व करते होते थे। बट श्योरली हम इस वाले एक्सपीरियंस को जो इतने सालों तक हमने झेला कभी भी नहीं भूलेंगे। ये वाली जो स्टोरी है ना, ये आपको सुपर नेचुरल पैरानॉर्मल से भी कहीं ज्यादा ईरी वाइब्स देने वाली है। एंड ऐसा क्यों, आइए सुनते हैं इनकी स्टोरी को। ये कहानी तब की है जब मैं करीब 8 साल का था एंड मेरे को एग्जैक्टली वो मंथ तो याद नहीं है जिस टाइम पर ये मेरे साथ में हुआ था, लेकिन आई एम श्योर कि 2007 की वो बात है जब मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करा था। मैं अपनी फैमिली के साथ में अपने कजन के बर्थडे सेलिब्रेशन के ऊपर गया हुआ था एंड मुझे आज तक याद है कि जब मैं सिर्फ 5-6 साल का ही था तब से मुझे ये पैरानॉर्मल एंड हॉरर चीजें बहुत ही ज्यादा इंट्रीग करती थी। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड रहता था इन सारी चीजों से नई अपडेट्स लेने के लिए। जब हम हमारे कजन बर्थडे के सेलिब्रेशन पर गए हुए थे, मेरे को ये भी याद है कि मेरी पूरी की पूरी फैमिली ऊपर बैठकर आराम से अपना डिनर कर रही थी उस दौरान। तभी वहां पर मैंने एक लड़के की आवाज सुनी जो कि स्पेनिश भाषा में कुछ बोल रहा था। उसकी आवाज सुनकर मैंने अपने डाइनिंग टेबल से सीधा ऊपर की तरफ देखा एंड जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मैं अंदर से बहुत ज्यादा चौंक गया था। एंड ये जो आवाज थी सिर्फ मेरे को नहीं आई थी, हम सब ने डाइनिंग टेबल पर जितने भी लोग बैठे थे उन सब ने ये चीज नोटिस करी थी। सब ने ऊपर की तरफ देखकर ये चीज नोटिस करने की कोशिश करी कि ये आवाज आई कहां से है, लेकिन उस आवाज के बारे में तो हमें कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही हमने आसमान की तरफ देखा तो हमने 3 बहुत ही ज्यादा ब्राइट चमकती हुई लाइट्स को देखा एंड ऐसी लाइट्स हमने पहले कभी भी नहीं देखी थी। एंड तीनों लाइट्स एक ट्रायंगल फॉर्मेशन के अंदर साइमल्टेनियसली एक साथ में चल रही थी, यानी कि वो 3 लाइट्स किसी एक ही शिप में से आ रही थी, या जो भी चीज थी वो उसमें से आ रही थी। हम सारे लोग अपनी पार्टी को भूलकर, अपने बर्थडे सेलिब्रेशन को भूलकर सारे आसमान की तरफ देख रहे थे। जैसे ही हम सारे आसमान में देखना शुरू कर देते हैं तो अचानक से वो तीनों लाइट्स जो कि धीरे धीरे मूव कर रही थी वो एक जगह पर आकर एक फॉर्मेशन बनाकर अचानक रुक जाती है। हम सब जितने भी वहां पर लोग बैठे थे उनमें से काफी सारे लोगों का ये अनुमान था कि शायद आसपास में कोई मिलिट्री की कोई ट्रेनिंग चल रही होगी, क्योंकि एरिजोना फिनिक्स में कोई नई चीज नहीं है। मे बी कोई चीज की टेस्टिंग हो रही होगी जिन चीजों की ये लाइट्स वगैरह हमें दिख रही हैं। सो एज सच हम खुद को काम करने की कोशिश कर रहे थे इन थॉट्स के जरिए। लेकिन जैसे ही हम वापस से अपना थोड़ा सा जो है ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे थे उस चीज से, हम देखते हैं, हम सब ये नोटिस करते हैं कि वो तीनों लाइट्स हमारे जस्ट सर के ऊपर आकर रुक गई हैं। एंड जैसी वो लाइट्स हमारे सर के ऊपर आकर रुक जाती हैं वैसे ही उसमें से एक लाइट अपनी पोजीशन काफी ज्यादा बदल लेती है बाकी 2 से, एंड इस टाइम पर ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में भी नहीं रह जाती। जब हम ये चीज नोटिस कर लेते हैं तो हम इवन म्यूजिक को भी बंद कर देते हैं, हम खाना खाना भी छोड़ देते हैं। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, सबके चेहरे एकदम उड़े हुए थे एंड सारे बस आसमान की तरफ देख रहे थे। हम सबकी फैमिली में कुछ बहुत ही ज्यादा मजाकिया से लोग होते हैं, उनमें से हमारी फैमिली में भी थे। उसमें से कुछ लोग बोलते हैं कि
ऊपर देखते देखते ही बोलना शुरू कर देते हैं कि ये डेफिनेटली कोई एलियन है, हमारे ऊपर एलियन अटैक होने वाला है, शायद हम किडनैप हो जाएंगे, वगैरह वगैरह चीजें सब बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये चीजें सुनकर जो वो सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं होता, किसी का भी दिल हल्का नहीं होता, बल्कि वो सारे के सारे, इवन मैं खुद भी ये सारे थॉट्स बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली ले लेता हूँ। एंड ये बातें सुनकर मेरे को अब और भी ज्यादा डर लग रहा था। धीरे धीरे हम ये चीज नोटिस करना शुरू कर देते हैं कि वो लाइट्स की फॉर्मेशन अब कुछ इस टाइप से होना शुरू हो गई थी कि एक लाइट हम देख पा रहे थे कि काफी ज्यादा आगे चली गई थी पिछली दो लाइट से, लेकिन अब उन लाइट्स की फॉर्मेशन हमारे ऊपर कुछ इतनी ज्यादा ही चेंज हो गई थी कि हम सब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि हो क्या रहा है। जो एक लाइट जो पहले ही मूव कर रही थी थोड़ा थोड़ा हमारे सर के ऊपर आने के बाद से, वो अचानक से काफी ज्यादा आगे की तरफ चली जाती है पिछली दो लाइट्स के मुकाबले। एंड जो पिछली दो लाइट्स थी उनमें से एक थोड़ी सी राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाती है ज्यादा, एंड एक थोड़ी सी लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाती है ज्यादा। एंड इस टाइम पर अगर कोई भी हम में से उसको नोटिस करता, कोई नया पर्सन आकर, तो वो इस शेप में आ चुकी थी कि वो कोई हवाई जहाज लग रहा था। एंड ऐसा कुछ देखना तो ऑब्वियसली हम सबके लिए नॉर्मल है, लेकिन वो जो भी चीज थी वो पहले तो कोई एरोप्लेन जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। एंड हम सब जब ऊपर ही देख रहे थे, हम किसी का ध्यान नीचे जा ही नहीं रहा था, कहीं और जा ही नहीं रहा था। वैसे में ही अचानक से वो लाइट्स हमारे सर के ऊपर ही बिना बिल्कुल भी मूव करे धीरे धीरे डिम होना शुरू हो जाती हैं, एंड देन अचानक से हमेशा के लिए कहीं आसमान में गायब हो गई थी। उस दिन हमारे साथ में हुआ क्या, हमने देखा क्या, हमें कुछ भी नहीं पता। उस टाइम पर हमारे पास में ऐसा कुछ डिवाइस भी नहीं था अनफॉर्चुनेटली जिसके थ्रू हम ये सब रिकॉर्ड कर पाते, बट हमारी आंखों ने जो देखा वो बहुत ही ज्यादा अनएक्सप्लेनेबल चीज थी। हालांकि 15-20 मिनट बाद ये सब होने के हम सब धीरे धीरे भूलना शुरू हो गए थे इस चीज को। वापस हम म्यूजिक को धीरे धीरे लाउड करना शुरू कर देते हैं, सेलिब्रेशन एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, एंड इवेंचुअली अभी तक तो सब उस नजारे को भूल चुके हैं। लेकिन मैं आज तक भी नहीं भूला हूं, बिकॉज आई एम अ रियली बिग हॉरर, एलियन, ऐसे सारे टॉपिक्स का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। एंड आई बिलीव वेरी पॉजिटिवली कि उस रात को हमने जो देखा वो डेफिनेटली मैन मेड तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं कंट्री साइड के एक बहुत छोटे से गांव में रहा करता था, एंड ये जो स्टोरी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो अराउंड 90s के टाइम की है। ये तब का वक्त है जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ में अराउंड द ईयर ऑफ 1993 हार्टफोर्डशायर नाम के कंट्री के अंदर मूव इन हुआ था। एंड जब से हम जिस बंगलो के अंदर शिफ्ट हुए थे, तब से शिफ्ट होने के जस्ट बाद से ही हमारे साथ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ वहाँ पर होना शुरू हो गई थी। एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज एक्टिविटी जो हमें फेस करने को रोज़ ही अक्सर मिल जाती थी, वो भी हर सुबह, वो थी कि एक यंग लड़की की अजीब से रोते हुए आवाज़ आना। एंड दोस्तों मैं यहाँ पर 9, 10, 8 बजे की बात नहीं कर रहा हूँ, सुबह के करीब सुबह के 4 बजे तक में ऐसा हमेशा होना शुरू हो जाता था। इवन जो रिकॉर्ड प्लेयर्स उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा चलते होते थे, हमारे पास में भी था एक वैसा, वो भी खुद से टर्न ऑन हो जाता था। एंड ये सारी घटनाएं सुबह के करीब 4 बजे के आसपास में ही होती रहती थी। हालांकि जिस कमरे के अंदर ये रिकॉर्डर हमने रखा हुआ था, जिस कमरे के अंदर से आवाज़ें हमें सुनाई देती थी, उस कमरे के अंदर फॉर टाइम बिंग जिस टाइम पर हमारे साथ में सब चीज़ें हो रही थी तब नहीं रहता था कोई भी। लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई टेप रिकॉर्डर जैसी चीज़ अपने आप बहुत ज़्यादा फुल वॉल्यूम पे हो जाती थी एंड अपने आप बहुत ज़्यादा लो वॉल्यूम पे हो जाती थी एंड बहुत अजीब सी रोने जैसी साउंड्स आने लगती थी किसी छोटी बच्ची की, तो पूरे घर में उस चीज़ का एहसास तो सबको हो ही जाता था। ये जो चीज़ें हम फेस कर रहे थे ये सिर्फ हमारे घर तक ही सीमित नहीं थी। इवन जब से हम इस घर के अंदर आए हैं हम ये भी नोटिस कर रहे थे कि हमारे आने के बाद से एक्सट्रीम हो चुका है वेदर यहाँ का बहुत ज़्यादा। आसमान में जब भी हम देखते थे शाम के टाइम में हमेशा बादल और लाइटनिंग से वो भरा रहता था। हमारे बंगलों के पास में जंगल साइड भी मौजूद था, उस जंगल साइड के अंदर एक वेदर ऑब्जर्वेटरी भी मौजूद थी एंड वहाँ के लोगों ने भी हमें ये बताया था कि उन्होंने भी कभी इतना ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर, वो भी इतने दिनों तक कभी नहीं देखा इस जगह पर। एंड वो ये चीज़ खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है उन सब के साथ में। वेल इसी डिस्टर्बिंग, ईरी एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज माहौल के चलते हमारे घर के अंदर और हमारे घर के बाहर भी मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलता हूँ जिसको भुला पाने के लिए मुझे 18 साल से भी ज़्यादा समय लग गए थे। वो इतना ज़्यादा अजीब इनकाउंटर था मेरे लिए। जो स्टोरी अभी आप लोगों के साथ में मैं नरेट कर रहा हूँ रेडिट के ऊपर, वो 2005 या 6 के टाइम में मैंने पूरी की पूरी नोट डाउन करी थी अपनी डायरी के अंदर, पर्सनल डायरी के अंदर। एंड आज भी वो डायरी मेरे पास में मौजूद है एंड जब भी मैं उस डायरी को देखता हूँ तो मुझे वो मुलाकात हमेशा याद आ जाती है
जिस मुलाकात की मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं तो ये बात है करीब 14 अक्टूबर 2006 की। इस दिन को मेरे पेरेंट्स कहीं पर बाहर चले गए थे एंड हम आज भी इसी जगह पर रह रहे थे। वो सब चीज़ें हमारे साथ में होती रहती थी, लेकिन अब हम उसके साथ में इतना ज़्यादा हैबिचुअल हो गए थे कि वी वर ओके विद इट। इस टाइम पर हमारे पास में एक पेट डॉग भी था जो कि था एक गोल्डन रिट्रीवर एंड उसका नाम था बेली। हम हमारे बंगलों के अंदर दोनों अकेले ही थे क्योंकि हमारे पेरेंट्स ऐसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें छोड़कर कहीं काम से गए हुए थे। इवन तो जिस जगह पर वो जा रहे थे वहाँ पर मेरी भी ज़रूरत थी, लेकिन बेली की देखभाल करने के लिए हमें उस दिन कोई भी पर्सन नहीं मिला। इसी वजह से एक बार के लिए मैं रुक गया था उसकी देखभाल करने के लिए। मैंने अपना लंच प्रिपेयर करके उसको खा वाकर आराम से बेली को एक वॉक की तरफ ले गया था। एंड हमेशा जब भी हम वॉक के लिए निकलते थे तो घर से एक पैरेलल रोड जाती थी जो कि जाती थी हेडजिरोज नाम के एक रास्ते के ऊपर, जहाँ पर दो बहुत ही ज़्यादा बड़ी फील्ड्स हैं एंड उस फील्ड के अंदर बेसिकली उस फील्ड के बीच में सी रोड नाम की एक रोड निकलती है। एंड उस रोड के पास में जब हम पहुंचे तो मेरे को वहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट सी गीली मिट्टी की खुशबू आना शुरू हो गई थी एंड मेरे को ऐसा लग रहा था कि मे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी बारिश हुई होगी जिसकी वजह से ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ पर बना हुआ है। इतना ही नहीं, इवन जब हम वहाँ पर पहुँच गए थे तो उस फील्ड के ऊपर उस टाइम पर भी पूरे के पूरे ग्रे ब्लैक से क्लाउड्स मौजूद थे जो देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। ऐसा मौसम किसको नहीं पसंद। हम जब इस फील्ड के पास में पहुंच गए थे तो हमने ये भी नोटिस करा, स्पेशली मैंने ये भी नोटिस करा कि यहाँ पर पेड़ों से भरा हुआ एक रास्ता भी निकल रहा है जस्ट पास में ही। एंड वो कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा रास्ता नहीं था। उस रास्ते को पार करने के लिए हमें 1 या 2 मिनट का वक्त ही लगा होगा क्योंकि हम भागते भागते खेलते खेलते उस जगह को क्रॉस कर रहे थे। लेकिन जब मैं उस जगह को क्रॉस कर रहा था तो मेरे को बहुत अजीब सी वाइब उस जगह में से आने लगी। मेरे को ऐसा फील हुआ कि यहाँ पर डेफिनेटली कुछ बहुत ज़्यादा गलत ज़रूर हुआ है। ये रूट हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, लेकिन इस दिन स्पेशली मेरे को यहाँ से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आई थी। इवन दो मेरे को हमेशा आती होती थी इस रास्ते में से, लेकिन आज की जो बात है वो कुछ और ही थी। गर्मियों के टाइम में इस जगह पर बहुत सारे चमगादड़ वगैरह भी घूमते रहते थे एंड गर्मियों के टाइम में स्पेशली ऐसे बादलों वाले टाइम के बीच में जब ऐसे बहुत सारे चमगादड़ आपको देखने के लिए मिले एक ही जगह पर तो ये नज़ारा और भी ज़्यादा अनसेटलिंग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो रिवॉर्ड था इस जगह को क्रॉस करके पहुँचने का वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था क्योंकि इस फॉरेस्ट एरिया से निकलते ही यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा हिली ग्रीन वैली एरिया हमें देखने को मिलता था विच वॉज रियली प्रिटी। लाइक आप वहाँ पर घंटों घंटों बिता सकते हो विदाउट रियलाइजिंग एनीथिंग। ये दिन हमारा अच्छा निकल जाता है। इवन दो वो जो वाइब्स मेरे को आई वो मेरे को समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैं उन चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ता हूँ। वैसे भी घर में हो रही सब चीज़ों को हम इतने सालों से इग्नोर ही कर रहे थे, सो दिस वाज जस्ट अनदर टास्क फॉर मी। अगला दिन आ जाता है, सेम शेड्यूल फॉलोज। माय पेरेंट्स वर नॉट एट होम एंड मेरे को बेली का ध्यान रखना था, तो मैं चला जाता हूँ बेली को अपना लंच करके घुमाने के लिए, सेम रूट एज ऑलवेज। हालांकि मैं ये डिसाइड करता हूँ कि इस बार मैं अगर फिर से उस सी रोड को पार करके उस पेड़ों वाले इलाके के अंदर गया तो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करके ये जानने की कोशिश करूँगा कि मेरे को हर बार वहाँ पर ऐसी फीलिंग क्यों आती है कि मेरे को यहाँ पर कोई देख रहा है या फिर वहाँ पर कोई मौजूद है जो मेरा पीछा करने की हमेशा कोशिश करता है जब भी हम वहाँ पर जाते हैं। मैं वहाँ पर गया, मेरा डॉग बेली मेरे साथ में ही था एंड उस जगह में एक ऐसा पेड़ मौजूद था, काफ़ी बड़ा पुराना सा पेड़ था जिसके पास जैसे ही मैं पहुँचा मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे फीलिंग आ रही थी अंदर से अंदर कि अब तो पक्का मेरे को कोई देख रहा है। मेरे को किसी के फुटस्टेप्स जैसी आवाज़ भी आ रही थी उसके पेड़ के आसपास में से एंड ये चीज़ एक्सपीरियंस करते ही मैं वहाँ से मुड़ा। मैंने अपने डॉग को जो है कमांड करा कि मेरे साथ में तुम्हें बस भागना है एंड वी बोथ जस्ट रैन अवे। लेकिन जब मैं भाग रहा था तब भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है क्योंकि मेरे भागने का स्टाइल बहुत ही ज़्यादा मेरे को खुद को ही वियर्ड सा लग रहा था। मैं ऐसे जिस तरीके से भाग रहा था वैसे कभी भी नहीं भागता था, वो मेरा स्टाइल वॉकिंग स्टाइल था ही नहीं। बट जो भी था मैं बस दुआ कर रहा था कि जितनी जल्दी हो सके मेरी पूरी की पूरी बॉडी उस ट्री से जहाँ से मेरे को ऐसी फीलिंग आई है वहाँ से दूर लेकर जानी है। मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया था। इतने टाइम से मैं और बेली वहाँ पर जा रहे थे एंड आज तो मेरे साथ साथ बेली भी काफ़ी ज़्यादा डर गया था
था एंड उसके रिएक्शन से मैं समझ गया था कि आई वॉज नॉट अलोन जिसने वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करी हैं अपने दिमाग के अंदर। भागते भागते मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर भी नहीं देखा एंड जब तक मैं उस फील्ड से निकल नहीं गया था तब तक आई डिडंट स्टॉप्ड इवन फॉर अ सेकंड। जैसे हम उस फील्ड से बाहर आ गए थे तो मैंने ये चीज नोटिस करी कि बेली काफी ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। वो अपने दोनों पैरों के ऊपर बैठ जाता है सिटिंग पोजीशन में एंड किसी के ऊपर भौंक रहा था, वो भी बहुत ज्यादा लाउडली। बेली का ऐसा बिहेवियर देखकर मैं उसको बहुत ही ज्यादा तेज खींचने की कोशिश कर रहा था उसके लीश के थ्रू एंड मैं समझ गया था कि वो ऐसा स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको खींचते खींचते मैं एक चीज रियलाइज करता हूँ। बेली को ध्यान में रखते हुए मैं जैसे ही अपना सर थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जिस फील्ड से हम भाग कर आए हैं उस फील्ड के जस्ट अंदर मेरे को एक बहुत ह्यूज लंबी सी मेल फिगरीन दिखाई दे रही है जिसके हाथ इतने ज्यादा लंबे थे कि वो सीधा उसके नीज को टच कर रहे थे एंड उसका जो ड्रेसिंग सेंस था वो मैं देखते ही समझ गया था क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत रिलेटेड था एंड वो मेरे को डेफिनेटली किसी विक्टोरियन एरा के फ्यूनरल ड्रेस की याद दिला रहा था। इतना ही नहीं, उसने एक बहुत ही लंबी सी हैट भी पहनी हुई थी बहुत पुराने स्टाइल की एंड उसने ब्लैक कलर का कोट भी डाला हुआ था एंड वो जो कोट था उसका वो भी इतना ज्यादा लंबा था कि वो सीधा नीचे जमीन को मिट्टी को टच कर रहा था एंड ये नजारा देखते ही ये एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा इविल एंड नेगेटिव हो गया था मेरे लिए। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं यहीं पर बेहोश ना हो जाऊं। लेकिन उस आदमी की आंखों में जैसे ही मैं डरी हुई नजरों से देख रहा था वैसे ही वो मेरी तरफ आना शुरू नहीं करता, बल्कि मेरे को देखने के बाद, मेरे डॉग को देखने के बाद वो जिस जगह से आया था वापस उसी जगह चला जाता है एंड इतनी तेजी से भागता है वो कि कुछ ही सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड्स में ही वो गायब हो गया था हम दोनों की नजरों के सामने से। एंड मैंने आज तक कभी भी किसी इंसान को इतना तेज भागते हुए नहीं देखा। सो दिस मीन्स दैट जो भी चीज हम देख रहे थे वो कोई इंसान तो हो ही नहीं सकती। ही जस्ट वैनिश इनटू थिन एयर लाइक दैट। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि सी रोड के पास में काफी ज्यादा बारिश वगैरह हुई थी एंड आज भी हो रही थी, जिसकी वजह से जमीन काफी ज्यादा गीली थी एंड वहां पर कोई ऐसे प्रॉपर रोड स्ट्रक्चर भी नहीं बना हुआ था एंड ऐसी जमीन पर इतनी तेज भागना, लाइक What the hell we just saw, we don't know। मैं बहुत देर तक तो बस वहीं पर ही बैठा रहा, जमीन वाली साइड ही बैठा रहा, क्योंकि मेरा दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि एक्चुअली में हमने देखा क्या। इवन बेली भी उस टाइम तक बहुत ज्यादा शांत हो गया था, वो भी जस्ट जमीन पर लेटा हुआ था। हम दोनों एकदम स्टैचू बनकर वहीं पर मौजूद थे। लेकिन इतने में मैं समझ जाता हूँ कि अगर हमें अपनी जान बचानी है, अगर हमें सेफ होना है तो यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो आदमी अगर वापस आ गया तो इस बार शायद हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हम जो है घर की तरफ जाने के लिए ट्रैफिक वाली रोड लेने का डिसाइड करते हैं। वो हमें थोड़ा लंबा पड़ने वाला था लेकिन वी जस्ट डोंट केयर, हमें बस सेफली वहां पर पहुंचना था। बेली और मैं इस टाइम तक बहुत ज्यादा थक चुके थे, इसी वजह से हम धीरे धीरे कैसे भी करके जस्ट चलने की कोशिश कर रहे थे, अपनी डेस्टिनेशन तक, अपने घर पर वापस जाने की कोशिश कर रहे थे। हमें वापस सी रोड की तरफ तो जाना ही था। हम जैसे ही सी रोड की तरफ वापस पहुंचे तो सी रोड के पास में भी मैंने आपको बताया था कि एक फील्ड मौजूद थी जो काफी सुंदर सी ही दिखती थी। उस फील्ड के पास में भी थोड़े बहुत पेड़ मौजूद थे, डेफिनेटली उतने नहीं जो उसको क्रॉस करने के बाद में जो एक जंगल जैसा इलाका आता है उसमें है। लेकिन उस जगह पर भी हमें जो पेड़ नजर आ रहे थे उस पेड़ के बिल्कुल पास में मैं ये चीज नोटिस करता हूँ कि मेरे को फिर से वही मेल फिगरीन दिखाई देना शुरू हो जाती है, जो कि बिल्कुल दूसरी जगह भागकर एकदम दूसरी जगह कैसे पहुंच गई ये मेरे समझ से एकदम बाहर थी। हमने जैसे ही उसको नोटिस करा वैसे ही वो बहुत ही ज्यादा अजीब मूवमेंट्स बॉडी के शुरू कर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बहुत ही ज्यादा इविल टाइप से प्रे करने की कोशिश कर रहा हो। कुछ इस टाइप के मूवमेंट्स, कुछ ब्लैक मैजिक को परफॉर्म किए जाने वाले मूवमेंट्स के जैसे उसके हाथ पैर हिल रहे थे। उसका फेस उसको 2 बार नोटिस करने के बाद भी मैं अच्छे से नहीं पहचान पाया था। लेकिन उस काले ग्रे से क्लाउड्स वाले वेदर के बीच में एक ऐसा लंबा सा फुल ब्लैक क्लोथ पर्सन देखना बहुत ही ज्यादा एक हॉरिफिक एक्सपीरियंस था। एंड ऐसे एनवायरनमेंट की वजह से उसकी जो क्रीपीनेस थी वो लिटरली इनटू 100 हो चुकी थी। उसका वो रूप जो मैंने अपनी आंखों से लिटरली 2 बार साइमल्टेनियसली जो देखा था वो मेरी आंखों के अंदर पूरा का पूरा बस चुका था। उस आदमी को नोटिस करने के बाद
मैं एटलीस्ट ये थोड़ा सा रिलीव था कि वो हमारे रास्ते के बीच में नहीं खड़ा है। वो जिन पेड़ों की तरफ हमें नजर आ रहा था वो पेड़ हमारे रास्ते से काफी ज्यादा आगे की तरफ में मौजूद थे। इसी वजह से मैं और बेली हिम्मत करके वापस धीरे धीरे भागना शुरू कर देते हैं अपनी घर की तरफ। 10-15 मिनट की भागना, वॉक करना, फिर बीच बीच में जॉग करना, ऐसे करते करते स्टैमिना हमारा पूरा खत्म हो चुका था। लेकिन 10 से 15 मिनट के बाद या फिर करीब 20 मिनट के बाद अप्रोक्सीमेटली हम अपने घर की तरफ वापस पहुंच गए थे। बेली तो इतना ज्यादा डर चुका था कि जैसे ही हम घर की तरफ पहुंचे तो उसने मेन डोर को लिटरली पूरा का पूरा नोचना शुरू कर दिया था। वो इतना ज्यादा डर चुका था कि उसको बस घर के अंदर जाना था। मैं अपनी सांस वहां पर जो है लेने की कोशिश कर रहा था, ब्रीद इन करने की कोशिश कर रहा था, एंड इतने में ही बेली ने पूरा का पूरा मेन डोर नोच डाला था। घर में आते ही बेली ने पानी वगैरह पिया, उसने थोड़ा रेस्ट किया एंड उसको थोड़ा सा बेटर फील हो रहा था। मैं ये समझ पा रहा था। मैंने भी घबराहट में घर के पूरे विंडोज, शीशे, पर्दे सब कुछ ढक दिए थे क्योंकि मेरे को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। यूजुअली हम उस रास्ते को बहुत ही ज्यादा सेफ, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते थे। हमारा पर्टिकुलर काफ़ी टाइम से वही रास्ता था घूमने का। लेकिन ये नज़ारा एक्सपीरियंस करने के बाद हमारा रास्ता पूरा का पूरा चेंज हो चुका था। एंड बेली ने भी कभी भी मेरे को इस चीज़ के लिए कंप्लेन नहीं करी आफ्टर व्हाट वी सो देयर। उस आदमी का मकसद क्या था? क्या वो आदमी जिंदा भी था? वो आदमी था किस चीज़ का बना हुआ? ये आज भी हमारे लिए बहुत बड़े कुछ ऐसे क्वेश्चन मार्क्स हैं जो कि डायरी के अंदर मैंने बहुत बार सॉल्व करने की कोशिश करी, लेकिन कभी भी मुझे कोई परफेक्ट आंसर नहीं मिला कि व्हाट जस्ट वी सो दैट डे। एंड मैं खुद को और बेली को इतना लकी तो डेफिनेटली मान गया कि इतना सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद भी हम सेफली घर पहुंच गए थे, हमें कुछ भी नहीं हुआ था। आई डोंट नो व्हाट दैट थिंग वांटेड, लेकिन अगर वो चाहती तो हमें बहुत इजीली मार पाती, क्योंकि जिस टाइप की पावर्स उसके अंदर मेरे को दिख रही थी, वी वर जस्ट सम बहुत ही ज्यादा कमजोर एनिमल फॉर दैट थिंग। ये चीज एक्सपीरियंस करने के बाद घर में जो हमारे साथ में इतनी सारी चीजें हो रही थी इतने टाइम से, वो तो हमें अब हंसी दिलाती होती थी। हमें कुछ भी फील नहीं होता था वो सब चीजें एक्सपीरियंस करके। लेकिन अगर आप लोग मेरी मदद कर सकते हो ये जानने में कि उस बंगलो के पास में, सी रोड के पास में जो फील्ड मौजूद है वहां पर ऐसा क्यों होता है, तो नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर लिख देना। आज की जो हमारी सेकंड स्टोरी है वो साउथ इंडिया के किसी पर्सन ने हमें भेजी थी। उन्होंने अपना नाम शेयर नहीं किया, बट उन्होंने जो अपनी रियल हॉरर स्टोरी शेयर करी है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वंस जो मैंने इतने टाइम के अंदर सुनी है। बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो लेट्स कॉल हिम शिवम फॉर दिस वीडियो। शिवम सेज कि वो जो थे वो पैरानॉर्मल चीजों, हॉरर चीजों के लिए एकदम नॉन बिलीवर थे। उन्हें हॉरर मूवीज भी पसंद नहीं थी एंड वो बिल्कुल नहीं मानते थे इन सब चीजों के अंदर बेसिकली। बट ये जो इंसिडेंट उनके साथ में हुआ था, इसके बाद से वो प्रॉपरली कन्वर्ट हो गए थे एक पूरी तरह बिलीवर के अंदर। शिवम सिर्फ 15 साल की थे जब उनके पेरेंट्स एक अच्छा स्कूल ढूंढ रहे थे उनके एडमिशन के लिए, बिकॉज वो एक गांव के अंदर रहा करते थे साउथ इंडिया के, केरला के पास में उन्होंने लिखा हुआ है। एंड वो जो गांव है ना वो बेसिकली, एंड उस वाले गांव के अंदर ना कोई बहुत ऐसे अच्छा सा स्कूल नहीं था, जिसकी वजह से शिवम की जो स्टडीज हैं वो उनके पेरेंट्स चाहते थे कि बाहर से या अच्छे स्कूल से हो। तो जो स्कूल उन्होंने फाइनलाइज करा वो करीब 70 किलोमीटर दूर था उनके घर से, तो अप डाउन करना तो एकदम इम्पॉसिबल सा हो जाता है इतनी डिस्टेंस में। उसकी वजह से शिवम एक फ्लैट या पीजी या फिर इस टाइप की चीज अपने आसपास में देख रहे थे। उन्हें अपने उस स्कूल के पास में एक ऐसी कॉलोनी मिल जाती है जहां पर अभी घर बनने शुरू ही हुए थे, नई कॉलोनी लग रही थी उनको काफी ज्यादा, एंड काफी सारे प्लॉट्स वो कह रहे थे खाली थे। जो घर बन भी गए थे ना वहां पर भी उन्होंने बताया कि बहुत लोग या फैमिली से रहने नहीं आई थी, बहुत कम ही लोगों के साथ में उनका इंटरेक्शन हुआ था वहां पर जाने के बाद में। लेकिन उस जगह पर जाने के बाद उन्हें एक ऐसा घर पसंद आ जाता है जिसके अंदर अटैच टॉयलेट, बाथरूम था, बेसिकली वो सारी नीड्स थी जो उन्हें चाहिए थी, एंड काफ़ी ज़्यादा सस्ते में भी वो उन्हें मिल रहा था, उनके बजट से भी थोड़ा कम में ही मिल रहा था। तो उन्होंने ज़्यादा नहीं सोचा एंड उस घर के लिए हाँ कर दी। सो शिवम के जो पेरेंट्स, इनका खुद का बिजनेस था तो वो उनके साथ में रह तो नहीं सकते थे, लेकिन वो अक्सर उन्हें विजिट जरूर किया करते थे। तो शिवम को एकदम सेटल करने के बाद में वो लोग वहाँ से चले गए थे, एंड वहाँ पर जाने के बाद शिवम नोटिस करते हैं कि उनके घर के बिल्कुल बगल में एक आम का पेड़ लगा हुआ है। वो जो पेड़ था वो एकदम खाली प्लॉट जो उनके घर के साथ में था उसके अंदर लगा हुआ था, एंड
काफ़ी बीच में उस प्लॉट के लगा हुआ था। एंड उस पेड़ पे इतने सारे येलो कलर के बड़े बड़े आम लगे हुए थे कि आप लोग मेरे घर के अंदर एंटर होने से पहले सबसे पहले उस पर ही नज़र डालोगे। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल वो पेड़ था, इतना ज़्यादा घना भी था। 4 बजे शाम की बात है जब मेरे पेरेंट्स एक बार मेरे को ड्रॉप कर कहीं पर गए हुए थे एंड 6 बज गए थे शाम के। एंड 6 बजे के करीब में अचानक से घंटी बजती है एंड मुझे पता लगता है कि मेरे पापा के दोस्त जिन्होंने ये पूरा स्कूल एंड ये घर वगैरह दिलवाने में मदद करी है, उन्हीं की बेटी है। एंड वो बस यहाँ पर मेरे से मिलने के लिए आई थी बिकॉज वो यहाँ इसी कॉलोनी के अंदर रहती होती है। लड़की का नाम उन्होंने नहीं बताया, बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो लेट्स कॉल हर प्रियंका। सो प्रियंका खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए मुझे बोलती है, हेलो भैया, मैं जो आपके एकदम बगल वाला घर देख रहे हो वो वाला ऐसे पॉइंट करके मेरे को बताती है, मैं उसके अंदर रहती हूँ। तो मैंने भी प्रियंका को देखकर बोला कि अच्छा अच्छा आओ आओ प्लीज अंदर आओ ना। वो अंदर आकर बैठ जाती है एंड बोलती है कि भैया मुझे ना 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के लिए थोड़ी टिप्स वगैरह चाहिए, मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है स्टडीज़ वगैरह के अंदर। तो हमारी ऐसी बातचीत चल रही थी, मैंने थोड़ी सी साइड में चाय भी बना ली थी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हुए एंड साथ में थोड़े बहुत बिस्किट्स वगैरह भी हम खा रहे थे। जब ये सारा सेशन खत्म हो गया था टॉकिंग का, तब प्रियंका जाते जाते मुझे बोलते हैं कि हाँ भैया एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई, जब मैं यहाँ पर आई थी तब मुझे भी लोगों ने वार्न कर दिया था, तो मैंने सोचा मैं अभी आपको कर दूँ। आपके बगल में जो ये खाली प्लॉट के अंदर आम का पेड़ लगा हुआ है ना, प्लीज़ इस आम के पेड़ से कोई भी आम उतार कर मत खाना। लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डरावनी चीज़ें बताई हुई हैं इसके बारे में। एंड इवन वो बताती है कि वो मेरे जो फादर थे उन्होंने भी एक बार इस कॉलोनी में इस आम के पेड़ से आम खा लिया था एंड रात में उन्हें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। वो पूरी रात कुछ कुछ मरमरिंग की साउंड करे जा रहे थे, बहुत डरे हुए थे एंड काफ़ी टाइम लग गया तो उन्हें वापस से एकदम रियल लाइफ के अंदर वापस आने में एंड खुद को स्टेबल करने में। बट यहाँ पर शिवम बताते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी 2 आम उस पेड़ के खा लिए थे जो कि काफ़ी उनकी रीच के अंदर ही थे। लेकिन अब शिवम प्रियंका को ये चीज़ बताता तो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस फील करता, तो इसी वजह से उसने सोचा कि वो बस ये बोल देगा कि हाँ मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। एंड प्रियंका ये सारी बातें बताकर अपने जगह पर चली गई थी। मैंने भी बाद में सोचा कि इस आम के अंदर कोई पैथोजन वगैरह होगा या कोई ऐसा केमिकल होगा जिसकी वजह से कुछ हेलुसिनेशन वगैरह हो सकते हैं, बट मेरा तो इम्यूनिटी, मेरी तो मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सब संभाल लेगी मेरी बॉडी, तो मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड यूजुअली हम सारे लोग यही सोचते हैं कि हमारे साथ में कुछ बुरा नहीं होगा until something happens। रात के करीब 10 बज चुके थे। पहला दिन मेरा इस घर के अंदर, इस कॉलोनी के अंदर, एंड कल मेरा पहला दिन होने वाला था स्कूल का। नाउ एग्जैक्टली मेरे साथ में भी वही चीज़ें होने लग गई थी जिसके बारे में प्रियंका ने मुझे वार्न किया था। मेरा सर एकदम उबल रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था मुझे 108 बुखार हो रखा है, जबकि मेरे हाथ जो थे एकदम ठंडे थे। मिडनाइट की बात है, मैं अचानक से उठ जाता हूँ इस फीलिंग की वजह से एंड मेरी नींद इतनी ज़्यादा गहरी थी कि मेरे को बहुत ही कम चीज़ें उठा पाती थी। मेरे अलार्म क्लॉक्स भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते थे मुझे उठाने के अंदर। जैसे ही मैं अपनी थोड़ी सी आँख खोलता हूँ तभी मैं देखता हूँ कि मेरे रूम के बिल्कुल कॉर्नर पर एक पूरी ब्लैक शैडो टाइप फिगर खड़ी हुई है जिसकी बहुत बड़ी बड़ी येलो कलर की ग्लोइंग आइज़ है एंड उसकी जो पूरी बाकी की बॉडी है पूरे अंधेरे के अंदर अच्छे से ढकी हुई थी। एंड वो जो भी फिगर थी, आई नोटिस्ड वो मुझे ही देख रही थी, घूरे जा रही थी, 1 इंच भी नहीं हिल रही थी, बस मेरी तरफ नज़र थी उसकी। जैसे ही मैंने उस फिगर को नोटिस किया, उसकी आंखों में अपनी आंखें डाली, तभी अचानक से मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। पहले मुझे लगा कि शायद ये स्लीप पैरालिसिस का एक फिनोमिनम हो सकता है, उसके बारे में मैंने पढ़ा हुआ था तो मुझे वही फील आ रही थी। एंड शिवम ने हमें उस फिगर की एक रेफरेंस इमेज भी भेजी थी जो कुछ ऐसी उन्होंने मेंशन करी थी एंड दिस इज़ रियली क्रीपी, नॉट गोना लाई। हाँ बस उन्होंने ये जरूर लिखा कि वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ी थी, मेरा पूरा आधा रूम से भी ज़्यादा कवर कर रही थी उसकी पूरी शैडो। ये पूरा नज़ारा देखकर एंड अपने आप को अकेला पाकर मैं बस रोना चाह रहा था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा पैरालाइज्ड हो चुका था कि मैं रो भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक से मैं सुनने लगता हूँ कि वो जो डार्क शैडो फिगर है वो कुछ चैंट करना शुरू कर देती है एंड वो कोई भी ऐसी भाषा थी ही नहीं जो मैंने कभी सुनी हो। मुझे अच्छी खासी लैंग्वेजेस आती थी, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणवी, पंजाबी, तमिल, पहाड़ी, भोजपुरी, बंगाली, लेकिन उनमें से ये कोई भी नहीं थी। वो जो आवाज़ थी वो कुछ ऐसी थी।
एंड जैसे जैसे वो फिगर ये चैंट शुरू कर रही थी, मेरी जो बॉडी थी और भी बहुत ज़्यादा टाइट होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे पूरी बॉडी के आसपास में चैन बांध दी है एंड वो मुझे बहुत तेज़ी से खींच रहा है। जैसे ये सब चीज़ें हो रही थी तब अचानक से मुझे एक स्क्रीम साउंड सुनने को मिलती है। दैट स्क्रीम साउंड वॉज जस्ट प्योर हेल। इस साउंड के बाद में मेरी पूरी बॉडी अब पैरालाइज के साथ साथ में मुझे फील हो रही थी, दर्द हो रही है इतनी ज़्यादा। आई नेवर फेल्ट सो मच पेन, दिस मच पेन इन माई लाइफ इससे पहले। पूरी फीलिंग ऐसी थी मानो जैसे मेरी बॉडी के अंदर छोटे छोटे पेच हैमर करे जा रहे हैं मेरे सर से लेके मेरे पैर तक। आई डोंट रिमेंबर ये सब चीज़ें कब ख़त्म हुई, मेरे को बिल्कुल याद नहीं था। आई ऑलवेज रिमेंबर द पेन जो मैंने झेला था, लेकिन मैं 5 बजे के आसपास उठ जाता हूँ बिकॉज मैंने 5 बजे का ही अलार्म लगाया हुआ था। जब मैं उठा देयर वॉज नो हेडेक, आई वॉज फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन, नॉर्मल, मानो जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। मैं स्कूल भी जाता हूँ अगले दिन ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी, एंड 2:30 बजे स्कूल से वापस आकर इसी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। क्या वो एक स्लीप पैरालिसिस का चैप्टर था मेरी लाइफ का या कोई बुरा सपना था? आई रियली डोंट नो क्या चीज़ थी वो। ये मेरी दूसरी रात थी इस घर के अंदर एंड 11 बजे तक तो मैं स्टडी कर रहा था, साथ साथ में मेरे दिमाग के अंदर वो थॉट्स भी आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं स्टडी अब कर पा रहा था बिकॉज मेरी बॉडी ठीक फील हो रही थी। तभी अचानक से 11 बजे के आसपास में मैं वहाँ पर मौजूद जंगली एंड स्ट्रे डॉग्स की काफ़ी ज़्यादा हाउलिंग सुनना लग जाता हूँ जो बिल्कुल मेरे बगल से आ रही थी, यानी उस पेड़ के नीचे से जहाँ से मैंने वो 2 आम खाए थे। इस रात भी यही होता है, मैं अचानक से 12 बजे 12:30 बजे के आसपास में उठ जाता हूँ एंड वही सेम फिगर मेरे रूम में फिर से आकर मेरे सामने खड़ी हुई थी। मेरी बॉडी उसी सेम स्टेट के अंदर जा रही थी एंड ऐसा लग रहा था कि शायद ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात भी हो सकती है। तभी अचानक से वो फिगर कुछ चैंटिंग करना शुरू कर देती है एंड लास्ट में वही स्क्रीम साउंड आना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली सेम सिनेरियो जो पिछली रात का हुआ था वही सब वापस रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन एग्जैक्टली वही चीज़ें। बारी बारी यही सोच रहा था कि मैंने क्यों वो मैंगोज खाए थे, मैं इतना बड़ा गधा क्यों हूँ, मैंने बिना पूछे क्यों कोई कदम उठाया। इस घर के अंदर रहते रहते अब तीसरा दिन आ जाता है एंड प्रियंका कम्स टू माई हाउस। उसको फिजिक्स की स्टडी के अंदर कुछ हेल्प चाहिए थी तो वो मेरे घर पर आ जाती है। तभी बातों बातों में मैं प्रियंका से पूछता हूँ कि उस दिन तुम किसी सपने की बात कर रही थी, अगर किसी ने वो आम खा लिए हैं तो तुम थोड़ा स्पेसिफिकली बता सकती हो तुम क्या चीज़ के बारे में बात कर रही थी, ताकि मैं एकदम अच्छे से अवेयर रह लूँ एंड कोई और भी अगर आए यहाँ पर तो मैं उनको बता पाऊँ। तो प्रियंका बोलती है भैया आप पहले मुझे प्रॉमिस करो कि आप हंसोगे नहीं मेरी इस बात के ऊपर। तो मैं उसको बोलता हूँ कि आई स्वेयर मैं कभी किसी से बात शेयर ही नहीं करूँगा एंड ना ही तुम्हारी बात पे हंसूंगा। प्रियंका बताती है कि जब मेरे पापा उठे थे एक दिन तब उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक आदमी को देखा था जिन्होंने एक स्कल पकड़ा हुआ था अपने हाथ में एंड काफ़ी ज़्यादा वो चैंट्स शाउट वगैरह कर रहा था। जैसे जैसे वो चैंट्स शाउट कर रहा था उनका सर दर्द बढ़े जा रहा था, अनबेरेबल होता जा रहा था। एंड ये सारी कहानियाँ सुनते सुनते मैं अपने आप से बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर पा रहा था। हाउएवर प्रियंका ने एक रिलीफिंग चीज़ ये बताई कि पापा ने एक आम खाया था इस पेड़ से एंड एक पूरी रात उनकी इसी चीज़ के अंदर बर्बाद हो गई थी एंड मैंने 2 आम खाए थे, तो शायद इस तीसरी रात को मेरे को ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। एंड एग्जैक्टली में यही होता है, तीसरी रात को आई स्लेप्ट फाइन एंड मैं समझ गया था कि कुछ तो कर्स जुड़ा हुआ है इस पेड़ के साथ में, बिकॉज एक आम जैसी चीज़ आप लोगों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा टॉर्चर बन जाएगी, ये तो कहीं पर भी पॉसिबल ही नहीं है। आज दिन तक मैंने कभी प्रियंका को ये तो नहीं बताया कि मैंने भी यही गलती करी थी सेम उसके पापा वाली, लेकिन शायद इस वीडियो को देखने के बाद में उसको पता लग जाए। एंड दैट वाज शिवम एक्सपीरियंस एंड ओह माय गॉड, दिस इज़ लाइक अ हॉरर फेरी टेल जो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे साथ हो, आप लोगों के साथ हो या किसी के साथ भी हो। गाइस वीडियो पसंद आई है तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। हॉरर से आप पूरे भरने वाले हो, हॉरर कंटेंट इज़ ऑन द वे, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।
मेरा नाम अब्दुल मोइज़ है और मैं पाकिस्तान के पेशावर शहर में पैदा हुआ था। पर्सनली मेरे को मेरे फादर ने दुबई भेज दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि मैं अपनी स्टडी वहाँ से कंप्लीट करूँ। तो मैं 5th क्लास तक दुबई के अंदर ही था एंड मैं आर ओन इंग्लिश नाम के एक हाई स्कूल से वहाँ पर स्टडी कर रहा था। हालांकि जब मैं 5th क्लास तक पहुँच गया था तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, मेरे जो अब्बू जान है वो पाकिस्तानी आर्मी कॉलेज से बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है एंड कहीं ना कहीं वो ये चाहते थे, उनका ड्रीम था कि मैं भी एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर ही बनूँ। एंड मेरे को पाकिस्तान के आर्मी स्कूल में भेजने के लिए उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी थी। ऑब्वियसली उन्होंने मेरे से पूछा था एंड मैंने भी इस चीज़ के लिए एग्री कर दिया था। जब मैं और मेरे अब्बू जान इस डिसीजन पर फाइनल हो गए थे कि मेरे को आगे आर्मी के अंदर ही ज्वाइन करना है, तो मैंने 5th क्लास को वहाँ से ख़त्म करते ही अपनी आर्मी की तैयारियाँ भी शुरू कर दी थी एंड मैंने 8th क्लास तक वहाँ पर तैयारी ही करता रहा। जब मुझे अपनी 8th क्लास को ख़त्म करने के बाद डिग्री वगैरह मिल गई थी तो मैंने काफ़ी सारे कॉलेजेस के अंदर जो है एडमिशन फॉर्म भरना भी शुरू कर दिया था एंड मेरे को वहाँ के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कॉलेज कैडेट कॉलेज के अंदर भी एंट्री मिल गई थी। एंड जब मेरे को ये एडमिशन मिला तो हमारे घर पर सारे काफ़ी ज़्यादा खुश थे, इवन मैं भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही बड़ी प्रॉब्लम थी जो हमें फेस करनी थी, वो ये थी कि ये कॉलेज मेरे घर से 14 घंटे की दूरी पर था। इसी वजह से मेरी अम्मी जान थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो कर रही थी, लेकिन जाना तो मेरे को था ही एंड मेरे अब्बू जान भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे मेरी इस अचीवमेंट से। तो इवेंचुअली हमने ये फाइनल किया कि वहाँ पर जाकर मैं एक हॉस्टल के अंदर आराम से रह लूँगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। 9 अप्रैल 2019 को हमारी वहाँ पर एंट्री हो जाती है एंड कॉलेज अगर आपको मैं बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सा ही था, लेकिन हम सबको वहाँ पर आते ही हमारे रूम्स अलॉट कर दिए गए थे और मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी बनते जा रहे थे। लेकिन उन सब में से जितने भी लोगों से मेरी बात होती थी उनमें से 4 तो मेरे काफ़ी ज़्यादा करीब बन भी गए थे एंड उन करीबी में से एक का नाम था उमेर अजीम, जो कि मेरे साथ मेरे रूम नंबर 15 के अंदर रहने वाला था, यानी कि वो मेरा रूममेट था। अब यहाँ से हमारी असल स्टोरी शुरू हो जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली है, तो थोड़ा ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। मुझे उस कमरे में अब 1 हफ्ता हो चुका था आए हुए को और अब तक सब कुछ नॉर्मल सा ही था, हम ठीक थे, हमारी प्रैक्टिसेस कर रहे थे, सब कुछ ओके चल रहा था। लेकिन 17 अप्रैल की रात को 2 बजे मैं और मेरा दोस्त आराम से सो रहे थे, हमें अचानक से किसी के हंसने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ की वजह से हम दोनों उठकर कमरे के बाहर देखने के लिए चले जाते हैं। हमें दूर दूर तक कुछ भी देखने को नहीं मिलता, पूरे कॉरिडोर्स खाली थे एंड पूरी रात में कोई भी वहाँ पर नहीं आया था। अभी हम एक दूसरे को तसल्ली दे चुके थे कि ये कोई हमारा मन का वहम होगा या फिर हमने जो भी चीज़ अभी एक्सपीरियंस करी ये जस्ट नेचुरल थी, किसी वजह से हुई होगी। हमें लग रहा था कि हमारा ये सिलसिला यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगली रात को ये चीज़ें और ज़्यादा भयानक हमारे लिए होती जा रही थी एंड इस बार तो हमारे गेट पर आके कोई नॉक करना शुरू कर देता है एंड वो लाउड नॉकिंग साउंड सुनकर मैं तो उठ गया था, लेकिन मेरा दोस्त अभी भी काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में था। लेकिन ये थोड़ी हैरानी की बात भी थी मेरे लिए, क्योंकि उसकी नींद इतनी ज़्यादा पक्की नहीं थी एंड इतनी ज़्यादा आवाज़ आने के बाद भी उसको सोता हुआ देख मैं थोड़ा सा तो घबरा रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं ही चेक कर लेता हूँ, शायद किसी को हमारी ज़रूरत ना हो इस घड़ी में। मैंने फिर से अपना गेट खोला, बाहर जाकर देखा तो कोई भी नहीं था दूर दूर तक। मैंने सोचा कि कोई सीनियर शायद हमारे साथ में मजाक कर रहा होगा या हमें तंग करने की कोशिश कर रहा होगा, इसलिए मैं आराम से वापस बेड पर आकर सब कुछ इग्नोर करके सो गया। लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी भूल थी। उसके जस्ट 5 मिनट बाद हमारा स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर हमारे कमरे में आता है और उस वक्त वो सबको उठा रहा था एंड क्योंकि मैं तो अभी जस्ट उठा ही था उन आवाज़ों की वजह से, तो मुझे सब कुछ पता चल रहा था कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन जब मैं उन नॉकिंग की आवाज़ों को इग्नोर कर वापस अपने बेड के ऊपर आया था एंड लेट गया था एंड जब मेरे को वापस से उन स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर की कुछ आवाज़ें आने लग गई थी, तो वो आवाज़ों को सुनकर मैंने बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाकर बेड से खड़े होने की कोशिश करी, लेकिन मैं खड़ा हो ही नहीं पा रहा था। मेरी आंखें भी आधी खुली थी और आधी बंद थी और मुझे सब कुछ ब्लर ब्लर सा दिख रहा था। मुझे कुछ भी ठीक से फील नहीं हो पा रहा था और मेरा दोस्त, मैं ये फील कर पा रहा था कि अभी बेड के सामने खड़ा है बिल्कुल मेरे। इन्हीं चीज़ों के दौरान में मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि हमारा स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर मेरी तरफ आ रहा है एंड मेरे से ये बोलता हुआ आ रहा है कि जल्दी उठो जल्दी उठो। एंड जैसे ही वो स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर मेरे पास में आया तो क्योंकि मैं उठ नहीं पा रहा था तो आते ही उन्होंने मुझे हल्का हल्का मारना शुरू कर दिया और 5-6 बार मेरे मुंह पर स्लैप्स भी मारे, लेकिन मैं फिर भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। क्योंकि मैं नहीं उठ रहा था तो अब उस स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर
ने मेरे मुंह की जगह अब मेरे चेस्ट के ऊपर भी स्लैप्स मारने शुरू कर दिए थे। जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था तो मैं अचानक से एक बार होश में आ गया। जैसे ही मैं उठा तो मैंने सोचा कि शायद ये कोई ख्वाब होगा, लेकिन जब मुझे मेरे चेस्ट और फेस पर पेन फील हो रहा था तो मैंने जल्दी से जाकर खड़ा हुआ, शीशे में खुद को देखा अपने कपड़े वगैरह उतार कर, तो मेरे चेस्ट एंड फेस दोनों लाल हो चुके थे, उसी जगह से जिस जगह के अंदर अपने सपने में ही अपने स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर से मैं काफ़ी ज़्यादा फिजिकली अब्यूज़ हो रहा था। मैंने सोचा कि शायद सुबह हो गई होगी एंड मैं अपने दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करके अपना मूड लाइट कर लूँगा, लेकिन जैसे ही मैंने पर्दे हटाए तो अभी भी बिल्कुल काली रात ही थी। मैं समझ गया था कि ये कोई ख्वाब नहीं है, कोई सपना नहीं, बल्कि असलियत में हुआ है मेरे साथ में। मैंने अपने दोस्त उमेर अजीम को भी उठाया इतना सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद, एंड मैं उसको बोलने लगा कि मेरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। उसने मुझे तसल्ली दी कि कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, सुबह हर चीज़ का इलाज हम ढूंढ लेंगे मिलकर। मैं उसके कहने पर हिम्मत कर वापस एक बार सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पर चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल भी आसान हो ही नहीं रही थी। उसी सेम रात को करीब 3 बजे के आसपास अचानक से मुझे कुछ अजीब आवाज़ें फिर से आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार मैंने अपनी आंखें खोली ही नहीं। लेकिन क्योंकि मैं अपनी आंखें नहीं खोल रहा था तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो आवाज़ें धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही थी, जिसकी वजह से इवेंचुअली मैंने एक टाइम पर आकर अपनी दोनों आंखें खोली। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक नज़ारा देखा। मैंने देखा कि मेरे जितने भी रूममेट्स से मेरे जितने भी दोस्त बने थे यहाँ पर आकर, वो सारे मेरे बेड के आसपास में घेरा बनाकर बैठे हुए हैं एंड सबकी शक्लें बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही है। कोई कहीं से कटा हुआ है, कहीं किसी के चेहरे से खून आ रहा है, किसी की एक आंख ही नहीं है, किसी की बहुत ज़्यादा जो है ब्रूजेस स्वेलिंग हो रखी है पूरे चेहरे पर। एंड नज़ारा देखकर मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मैं किस हद तक अंदर से टूटता हुआ जा रहा था। जैसे ही मैंने ये सब देखा तो मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। मैंने बस अपने मन के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स करना शुरू कर दिया था। एंड जैसे ही मैंने प्रेयर्स को करना शुरू करा तो धीरे धीरे वो चेहरे, वो लोग वहाँ से गायब होते जा रहे थे एंड मैं भी फाइनली अब उठ पा रहा था। इतना डर गया था मैं इस टाइम पर कि मैं जल्दी से दरवाजे को लॉक लगा दिया था एंड लॉक लगाकर मैंने दरवाजे के आगे एक चेयर को भी रख दिया था। दरवाजों के ऊपर लॉक लगाना मना था, इसलिए हम लॉक नहीं लगा सकते थे, लेकिन उस रात को मैं सो ही नहीं पा रहा था खुले दरवाजे के अंदर। सुबह मैं सोच रहा था कि मैं किस किस को अपनी ये स्टोरी शेयर करूं। ऑब्वियसली मैं अपने दोस्त उमेर को तो ये सब बताने ही वाला था, लेकिन मैं अपने एक सीनियर के साथ में भी अपनी ये कहानी शेयर करता हूं एंड वो सीनियर मेरे को इस कमरे से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा भयानक बैक स्टोरी शेयर करते हैं, जिसको सुनने के बाद मैं समझ गया था कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे सीनियर मेरे को बताते हैं कि इस हॉस्टल को बने हुए 1 साल लगभग हो गया है और जिस साल ये बना था उस साल 15 नंबर रूम के अंदर, यानी कि तुम्हारे कमरे के अंदर, एक अकेला लड़का यहाँ पर रहता होता था, जिसको घर वालों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर इस फील्ड के अंदर डाला गया था एंड इसी वजह से उसने बहुत ही जल्दी सुसाइड कर ली थी, क्योंकि वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। एंड ये चीज़ सुनते ही मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक आउट होने लग गया था। उन्होंने इवन मेरे को ये भी बताया कि जो तुम्हारे बेड की लोकेशन है, सेम उसी बेड पर खड़े होकर उसने अपने आप को फांसी लगाकर सुसाइड किया था। मेरे दोस्त उमेर को तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली पता ही थी, तो हमने एक एक्सपेरिमेंट करा उस रात को। हमने आपस में अपने दोनों बेड्स बदल लिए, यानी कि उमेर अब मेरे बेड पर सोएगा एंड मैं उमेर के बेड पर सोऊंगा। एंड जैसे ही हमने उस रात ऐसा करने की कोशिश करी, बिल्कुल वही हुआ जिस चीज़ का हमें डर था। हमारे साथ में, या फिर मुझे कहना चाहिए कि उमेर के साथ में, वही सेम चीज़ें होना शुरू हो गई थी जो पिछली रात को मैंने जस्ट एक्सपीरियंस करी ही हैं। जब उसने मेरे को आधी रात को उठाया तो मैंने कहा कि ज़रूर इस बेड के अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसी ईविल एंटिटी मौजूद है उस बच्चे की, जो हमें ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करवा रही हैं। इसी वजह से हमने उस रात को उस बेड का उपयोग करा ही नहीं। मैं नीचे सो गया एंड उमेर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसको मैंने अपना बेड ऑफर कर दिया था। उस कमरे की कहानी जब हमें धीरे धीरे और ज़्यादा पता चली एंड हमारी कहानी जब कॉलेज के अंदर काफ़ियों को पता चली, तो हमें ये पता चलता जा रहा था कि इस कमरे के अंदर सिर्फ हमारे साथ में ही ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। जितने भी लोग उस बच्चे की सुसाइड के बाद में यहाँ पर रहने आए हैं, उन सब ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस जरूर करा है। हमारा रूम चेंज होने के बाद में हमने अच्छे से अपनी स्टडी वगैरह कंप्लीट करी एंड हमारे साथ में वैसा कुछ वापस नहीं हुआ। अब तो मैं वहाँ से कब का पेशावर वापस भी आ चुका हूँ एंड मुझे अभी भी उन दोस्तों की बहुत ज़्यादा याद आती है एंड स्पेशली मैं हमेशा इस चीज़ के लिए थैंकफुल रहूँगा कि कैसे उन्होंने मेरे इन एक्सपीरियंसेस का मजाक नहीं उड़ाया एंड मेरे ऐसे हॉरिफाइंग टाइम्स के अंदर मेरी कितनी ज़्यादा मदद करी। तो दिस
वॉज द स्टोरी ऑफ अब्दुल मोएज एंड काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग स्टोरी थी एंड सुनने में कितनी ज़्यादा रियल लग रही थी। लाइक अगर किसी के साथ में ऐसा हो तो मैं सोच सकता हूँ कि वो बंदा कैसे कैसे नाइटमेयर से गुजरता होगा यार। लाइक सीरियसली दिस इज़ जस्ट टू मच। एनीवेज अब्दुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी एंड आई होप कि जिस वे में मैंने आपकी स्टोरी को प्रेजेंट करा होगा आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी।